जो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी टीम, जो हमने सुबह से बताया कि UIDAI की टीम है वो यहाँ पर हमारे साथ हैं, वो कुछ नए टॉपिक्स को लेके कुछ ट्रेनिंग सेशन आपका रहेगा। अनदर सेट ऑफ 1 से 1.5 घंटे के में हम लोग और कुछ समझेंगे। जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें नोट करके रखिएगा, बिकॉज टीम रहेगी तो आप पूछ पाएंगे उनसे जो भी आपके सवाल हैं, तो उन सवालों को बरकरार रखिएगा, लिखते रहिएगा, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन में आप पूछ पाएंगे। तो इस ऑडिटोरियम को छोड़ने से पहले कोशिश कीजिएगा कि जो भी सवाल आपके मन में है सारे सवाल के जवाब आप लेकर जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कीर्ति जी हैं हमारे साथ UIDAI टीम से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा टू स्टार्ट विद द सेशन। एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे सभी लोग। सो लंच के बाद नींद आ रही है? यस, ओके। सिर्फ लेफ्ट साइड से तो नो आ गया, लेकिन यहाँ से तो एकदम यस ही आ गई, धीरे धीरे वाली। नींद आ रही है? वेरी गुड, देन आई विल ऑल्सो इंश्योर कि नींद नहीं है। हम बेसिक आधार इकोसिस्टम एंड बेसिक एनरोलमेंट अपडेट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है? बट बिफोर वी गो देयर, हम उसकी बातचीत करें उससे पहले आप सबका एक बार फिर से वार्म वेलकम इन दिस वर्कशॉप। एंड जैसे ऑलरेडी हम मॉर्निंग से ये सारी बातें कर ही रहे हैं कि एनरोलमेंट अपडेट एंड अपडेट प्रोसेस हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ ऑल्सो कि एज अ सोशल वर्क भी ये कितना इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो ये करने से पहले हमें बेसिक प्रोसीजर्स पता होने बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लॉगिन कैसे है, लॉगिन के बाद हमारा एनरोलमेंट किट जो है या हमारा जो कंप्लीट आधार किट है उसमें क्या क्या है और उसके कंडीशनिंग्स क्या है, ऑल दैट इज़ व्हाट वी विल डिस्कस। काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें से आपको भी पता होंगी, तो आई मे आस्क क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है? सो गोइंग ऑन विद द फर्स्ट थिंग, आधार। सो व्हेन वी से दिस आधार, हम सब जानते हैं कि व्हाट दिस आधार कार्ड इज़। तो आधार कार्ड में ये जो 12 डिजिट नंबर है ये क्या है, कोई बता सकता है? परफेक्ट, यस, इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड स्पेशली जो 12th डिजिट है, राइट? सो 12th डिजिट इज़ अगेन यूनिक। बट ये नहीं है कि कोई भी 12 नंबर जो हैं वो हमारे आधार नंबर हो सकते हैं, राइट? सो दैट इज़ व्हाट इज़ द बेसिक थिंग अबाउट आधार। सो लेट्स से अगर मैं कह दूँ मेरे पास आधार है, तो क्या मैं इंडियन सिटीजन हो गई? No, exactly, it doesn't indicate the citizenship, but yes, it is one of the proofs given by government of India, authorized by government of India, लेकिन ये मेरा citizenship का right या citizenship का proof नहीं है। Going forward, yes, when I say that कि ये मेरा citizenship का proof नहीं है, तो अगर मैं इंडिया में more than 180 डेज या सॉरी मोर देन 190 डेज अगर मैं इंडिया में रही हूँ, तो क्या मुझे आधार कार्ड मिल सकता है? फेयर, मतलब आप सबको नींद नहीं आ रही है। ओके, सो आधार एनरोलमेंट इकोसिस्टम में कौन कौन हैं जो इन्वॉल्व हैं? सो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो ऑपरेटर्स, सुपरवाइजर्स, एनरोलिंग एजेंसीज, एंड हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इन दिस? एग्जैक्टली, अगर रेसिडेंट नहीं है तो आधार कार्ड का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो रेसिडेंट इज ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। वेरीफायर है, ऑपरेटर, सुपरवाइजर है, एनरोलिंग एजेंसीज हैं एंड द रजिस्ट्रार एज वेल। सो ऑल दिस टुगेदर मेक्स द एनरोलमेंट इकोसिस्टम, आधार एनरोलमेंट इकोसिस्टम। थोड़ा सा हम इसके एनरोलमेंट प्रोसेस को देख लेते हैं कि व्हाट इज द एनरोलमेंट प्रोसेस। सॉरी, बिफोर आई गो देयर, सो एनरोलमेंट प्रोसेस के लिए अगर एक रेसिडेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम उनसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, ओके? और वेरी गुड, एक हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और क्या करते हैं? एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करवाते हैं, वेरी गुड, एंड बायोमेट्रिक्स, डेमोग्राफिक डिटेल्स वगैरह चेक करते हैं, गुड, ग्रेट। एज वेल हमने कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में भी देखा था
हमें ये भी ध्यान देना है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन्स हैं या कोई ऐसे हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हमें उन्हें भी बैठने को कहना है या पानी भी हम ऑफर कर सकते हैं. दैट कुड बी द फर्स्ट वन. उसके बाद हम एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करेंगे. बट येस, द फर्स्ट इज हम एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करने के बाद वी विल चेक अपॉन द डिटेल्स कि उनके पास जो प्रूफ्स हैं उसमें क्या डिटेल्स लिखे हैं. And then we capture the proof of identity, proof of address, proof of relationship if required, and the proof of birth. All that details capture करने के बाद we capture the biometric details and the ये सारा हमने capture तो कर लिया. उसके बाद क्या होगा? We have captured everything. हमने सारा कुछ सिस्टम पे ले लिया. अब चेक कर लेना है. वेरी गुड. दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज रिव्यू. एंड आफ्टर द रिव्यू a 28 digit EID is created, that is the acknowledgement. So one person comes to me and tell, मेरे पास एक इंसान आता है और कहता है कि मेरे पास तो acknowledgement है, मतलब कंफर्म मुझे आधार कार्ड मिल गया. नहीं, इट इज ओनली द acknowledgement, करेक्ट. सो ये सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट है एंड ये सेम चीज हम रेसिडेंट को भी बता सकते हैं कि ये एक्नॉलेजमेंट है. दिस इज ओनली यूज्ड एज एन एक्नॉलेजमेंट. इसे आधार कार्ड की तरह इस्तेमाल ना किया जाए, राइट. और ना ही ये हमें कंफर्म करता है कि आधार कार्ड मिल जाएगा. लेकिन क्या हो सकता है, क्या रीजन है एक्नॉलेजमेंट से आधार कार्ड नहीं बनेगा? QC चेक. यस, सो QC चेक हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकरेक्ट हो सकते हैं कुछ फिलअप करते समय, जैसे इससे पहले सर ने बताया था कि हम कुछ मिस कर गए हैं, पॉसिबली एक फ़ोटो बराबर नहीं गया है या फ़ोटो कैप्चर करते समय उस इंसान का फेस बराबर नहीं आया है. मैनी सच थिंग्स कैन हैपन, राइट. सो येस, ऑल दैट will be checked under the QC and then the final Aadhaar will be issued. So capturing the enrollment form, acknowledgement का print and capturing the enrollment form and finally the consent form. So that is the basic process. उस process को हम थोड़ा और आगे डिटेल में देखेंगे. But before that हमारी enrollment का जो सेंटर है उसका layout and उस kit में what all should be there. तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए required हैं हमारे एनरोलमेंट सेंटर पर? एनरोलमेंट किट में क्या क्या होना चाहिए? लैपटॉप, यस, वेरी इंपॉर्टेंट. GPS, यस. बायोमेट्रिक, आइरिस, प्रिंटर, एक्स्ट्रा मॉनिटर, यस. कैमरा, वेरी गुड. व्हील चेयर, ओके, गुड, सुपर. लेकिन ऊपर से बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है. दिस शोज दैट कि ऊपर तो ओके आ रही है, ग्रेट. यस, द रेट चार्ट, वेरी गुड, जो आज भी सर ने बताया था. सो लैपटॉप, द सेकेंड मॉनिटर फॉर द लाइव डेटा वेरिफिकेशन बाय द रेसिडेंट. कैमरा इज रिक्वायर्ड टू कैप्चर द फोटो. द आइरिस स्कैनर, द फिंगरप्रिंट स्कैनर, प्रिंटर स्कैनर एंड द GPS डिवाइस. इतनी बेसिक चीज़ें हैं जो एनरोलमेंट किट में होनी चाहिए. And now that we are talking about the second monitor and the laptop, second monitor का setting कैसे होना चाहिए? सामने या ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन, रेसिडेंट के सामने, ओके. वेरी गुड. आई थिंक समवन सेड दैट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में. यस, सो लेट अस सी दैट कि व्हाट ऑल आर दी कंडीशनिंग्स इनटू इट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एडिशनल मॉनिटर जो है शुड बी प्लेस्ड एट 90 डिग्रीज एंगल. सो 90 डिग्रीज एंगल विल बी, यस, जनरली टुवर्ड्स द राइट साइड. एनरोलमेंट का स्टेशन शुड बी 10/7 का प्रॉपर लाइटिंग वाला, मतलब प्रॉपर लाइट आता हो ऐसे रूम होना चाहिए. टेबल इज रिक्वायर्ड, ऑल दैट जो बेसिक स्टाफ्स हैं रिक्वायर्ड हैं ये सारा काम करने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज इम्पॉर्टेंट, इंटरनेट कनेक्शन, सो दैट सिंक्रोनाइजेशन, GPS, ऑल दैट कैन बी डन. एंड द सिटिंग अरेंजमेंट फॉर द रेसिडेंट. जैसे हमने कहा, सर ने बताया व्हील चेयर वगैरह भी ज़रूरी है. अगर कोई ऐसे स्पेशली डिसेबल्ड या स्पेशली चैलेंज्ड कोई आते हैं तो उनके लिए भी सुविधा हो सकती है. एनरोलमेंट किट में कंप्यूटर which can be either laptop or desktop, camera, all that we discussed before that.
फोटो के लिए द कंडीशनिंग एज वी से बैकग्राउंड स्क्रीन वाइट होना चाहिए एंड जीपीएस. मैन पावर रिक्वायरमेंट में वी रिक्वायर ऑपरेटर, सुपरवाइजर एंड द वेरीफायर. नाउ while we capture this attributes, हम जब ये कैप्चर करते हैं एनरोलमेंट के समय, फोटो हमें कैप्चर करना है एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स हमें कैप्चर करनी है. डेमोग्राफिक्स के लिए हम डेफिनेटली प्रूफ चेक करते ही हैं. फिंगरप्रिंट्स एंड आइरिस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी. सो ये मेरे ही साथ हुई सिचुएशन है. जब मैं मेरा आधार कार्ड करवाने गई थी तब वहाँ पर जो भी कोई बैठे थे तो मैंने कहा कि ईमेल आईडी, तो बोला मैडम कुछ भी डाल दो, विच आई स्टिल रिमेंबर. एंड मैंने कहा कुछ भी, तो मैंने कहा मुझे मतलब आई नो माई ईमेल आईडी बट देन उस समय मैं इतना हम यूज़ नहीं करते थे, राइट. सो मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं, मैंने जनरेट ही नहीं करा है तो लीव इट, उसको ब्लैंक रख देते हैं. तो नहीं मैडम डाल दो ना कुछ भी, जीमेल याहू जो मत पसंद आए डाल दीजिए, लिख दीजिए उधर. एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट, राइट. लकीली फिर भी ठीक है, मैंने तो उस टाइम पे नहीं लिखा था. लेकिन अगर ऐसे कुछ भी डाल दिया तो क्या होगा? एग्जैक्टली देयर विल बी अ मिसयूज इसलिए बिकॉज वहाँ पर भी जब OTP या ऐसा कुछ जनरेट होता है, आधार OTP, ई साइनिंग की जो आज सर बात कर रहे थे, ई साइनिंग में ईमेल आईडीज ऑल्सो कैन बी यूटिलाइज्ड एंड दैट विल बी मिसयूज्ड. सो दिस इज़ वन सच इंसिडेंट जो मुझे आज भी याद है. एंड जाने अनजाने भी आज मैं फिर ये 500 लोगों को बोल रही हूँ, विच मीन्स और 500 लोगों तक ये भी माउथ पब्लिसिटी हो जाती है कि कोई कहीं बैठा, ये गलत नहीं कह सकते लेकिन एक नेग्लिजेंसी था, राइट. सो मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल आईडी, यहाँ पर भले ही हम बता रहे हैं कि ये ऑप्शनल है लेकिन प्लीज़ एंश्योर कि ये हो तो सही लिखें, लेकिन सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिख दें कि ठीक है नाम है कीर्ति तो कीर्ति डॉट मदलानी करके कुछ भी डाल दिया, याहू या ऑर्कुट या जीमेल या वॉट एवर, राइट. सो आफ्टर दैट ये ईमेल आईडीज, मोबाइल नंबर एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स कैप्चर करने के बाद वी चेक फॉर द यूनिकनेस, राइट. सो यहाँ पर ये खास चेक किया जाता है कि ये फिर से मतलब पहले से ऑलरेडी ये सिस्टम में है या नहीं है, राइट. सो दैट इज़ वाई वी चेक दैट. Then coming on to new enrollment and update. So new enrollment के लिए एक इंसान कितनी बार आएगा हमारे पास? एक ही बार आएगा. There is no possibility कि new enrollment के लिए मैं बार बार आऊँ. मेरा जन्म एक ही बार हुआ है, right? So obviously it is once. But update के लिए there are things where people might, जहाँ पर लोग एक से ज़्यादा बार आएंगे. So कहाँ पर हम एनरोलमेंट कर सकते हैं? ऑफकोर्स हमारे UIDAI के ऑथराइज्ड परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर्स पर हो सकता है. ये ऑफलाइन एनरोलमेंट भी पॉसिबल है. आज भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि ऑफलाइन भी कर रहे हैं. एनरोलमेंट के लिए, न्यू एनरोलमेंट के लिए हम जब भी आते हैं तो पर्सनली वहाँ पर होना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अपडेट में लिमिट्स हैं. थोड़ा सा हम ऊपर की आवाज़ सुनना चाहेंगे कि लिमिट बेस्ड अपडेट जो है तो नाम कितनी बार चेंज हो सकता है? वेरी गुड. आप ऊपर जो बैठे थे उन्होंने सोचा कि मैडम तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, बेटर इशारे में ही बात कर लें. ग्रेट. डेट ऑफ बर्थ, यस, आई कैन नॉट चेंज, मैं बार बार चेंज नहीं कर सकती हूँ डेट ऑफ बर्थ. हाउएवर एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि जब हम उनका डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर रहे हो तो करेक्ट हो, ताकि अगेन ईज ऑफ लिविंग हो सके, राइट. जेंडर एक बार, इट इज ओनली वंस. सो मल्टीपल टाइम्स एड्रेस, मोबाइल एंड ईमेल अपडेट्स आर परमिटेड, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ इज रिक्वायर्ड एंड बायोमेट्रिक कैप्चर होगा, राइट. फिजिकल अपीयरेंस अगेन यहाँ पर एनरोलमेंट अपडेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. स्पेशली अगर हम बात करते हैं फॉर चिल्ड्रंस 0 to 5 years एनरोलमेंट के लिए, तो वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और पेरेंट्स का आधार इज रिक्वायर्ड, एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स. आधार लेटर इज रिक्वायर्ड एज हेड ऑफ फैमिली. सो गोइंग फॉरवर्ड, when we talk about this enrollment, new enrollment update, new enrollment and update, so we have two things. operator client में we have ECMP and CELC. ECMP है
एनरोलमेंट क्लाइंट मल्टी प्लेटफॉर्म, जहाँ पर न्यू एनरोलमेंट या अपडेट के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक अपडेट्स एंड इवन ऑफलाइन भी ECMP काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। CELC नेम इटसेल्फ सेज इट इज़ फॉर चाइल्ड एनरोलमेंट। अगेन इट इज़ अ सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम एनरोलमेंट कर सकते हैं। मोबाइल एंड ईमेल ऑल्सो कैन बी अपडेटेड। इट इज़ अ सिंगल फिंगर डिवाइस। नाउ ऑनलाइन सर्विसेज पर भी हम ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। दैट इज़ नथिंग बट माई आधार पोर्टल। सो अगर मैं सेंटर पर जाकर नहीं करना चाहती हूँ, आई कैन डू इट ऑनलाइन एज वेल। बट माइनर नेम में सम माइनर चेंजेस हैं, डेट ऑफ बर्थ है या जेंडर एड्रेस, ये अपडेट्स कैन बी डन। सो एज वी से एनरोलमेंट एंड अपडेट, तो एनरोलमेंट किस किस टाइप का होता है? एनरोलमेंट आइदर विल बी डॉक्यूमेंट बेस्ड, जहाँ पर मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, मेरे आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, एंड if I am giving a address proof of someone else, then I will require a relationship proof that will be HOF based, head of family based, या फिर introducer based, या फिर child enrollment होगा। अगर child enrollment है तो that will be also one separate category, and update type will be demographic updates या फिर biometric updates। सब लोग ध्यान दें, आप लोग को एक ये फीडबैक फॉर्म मिला होगा, सबको मिल गया फीडबैक फॉर्म? तो अब इसमें जो भी फील्ड्स हैं, एक ऑपरेटर नेम होगा, ऑपरेटर आईडी होगी, डेट ऑफ ट्रेनिंग, लोकेशन, रीजनल ऑफिस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब फिल करना मैंडेटरी है। ठीक है, ये सारे आपको वो फील्ड जो है फिल करने। लोकेशन में आप लिखोगे न्यू दिल्ली, और रीजनल ऑफिस में भी, क्योंकि इसी जगह पे हो रहा है, ठीक है, तो न्यू दिल्ली रहेगा। उसके बाद आपको रेटिंग के लिए आप देखो सेशन फीडबैक पे, ये 8 मॉड्यूल के लिए आपको मिले हैं रेटिंग्स, मिले हैं 5 बीइंग एक्सीलेंट एंड 1 बीइंग पुअर। इसके बीच में 4 है वेरी गुड है, 3 गुड है, 2 फेयर है। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी आपको लग रहा हो कि जो भी सूटेबल फीडबैक है, तो आप उस बॉक्स में टिक मार्क करोगे। और सेम चीज़ लागू होती है पैरामीटर्स रेटिंग के लिए भी। अचीवमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, ट्रेनिंग कंटेंट, कोर्स लेंथ, पार्टिसिपेशन, प्रेजेंटेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो आपको जो भी लगता है कि अगर आपको लगता है कि अचीवमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव हो गया है, उस हिसाब से अपने हिसाब से आप फीडबैक फिल करोगे, आप टिक मार्क करोगे। और अगर कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो नीचे बॉक्स दिया हुआ है, आप इस बॉक्स में अपने फीडबैक, सजेशन, क्वेरी जो भी आपके मन में है, जो भी दिमाग में है, आप यहाँ पे उसको लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, जिससे कि बाद में हम ड्यू डिलिजेंस से जो है उसका आंसर या जो भी हो, अगर हमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करना अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रोग्राम में, तो हम कर सकें। ठीक है, सबको आ गया समझ में? ओके, थैंक यू। सो बाय द टाइम आप फीडबैक फॉर्म्स फिलअप कर रहे हैं, वी विल कंटिन्यू विद दिस एज वेल। इसे भी हम कंटिन्यूएशन में ही रखेंगे। सो एनरोलमेंट अपडेट प्रोसेस में हमने जैसे पहले ही कहा था कि फर्स्ट वी विल फिल अप द फॉर्म, देन द रेसिडेंट। अगर रेसिडेंट को कोई डिफिकल्टी है तो क्या हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? यस, नो? यस। सो द वेरीफायर कैन गाइड द रेसिडेंट, गाइड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अगर लिखने में वगैरह डिफिकल्टी है, देन यस वी कैन हेल्प। ऑपरेटर मस्ट एंटर एनरोलमेंट डेटा। एक बार वेरीफाई हो जाता है, देन वी कैन अपडेट द एनरोलमेंट डेटा, विच मीन्स वी कैन फिल अप द एनरोलमेंट डेटा। ना डेटा कैप्चर का एक्टिविटी किस प्रोसेस में होगा, दिस इज लिटिल इम्पॉर्टेंट। सो ऑपरेटर अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। एवरी 12 आवर्स जीपीएस सिंक होना है। जैसे हमने सुबह या इसे लंच से पहले के सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि ये जीपीएस सिंक से बिल्कुल पता चलता है कि आप कहाँ हैं, राइट? सो इट इज़ डिफॉल्ट एवरी 12 आवर्स इट हैज़ टू बी सिंक्ड। ऑपरेटर सिंक कर रहा है वंस इन अ डे, विच इज़ हर 24 घंटे में एक बार ऑपरेटर सिंक होना है, एंड द ऑपरेटर डिस्क्लोजर। इतना होने के बाद फिर हम रेसिडेंट का डेमोग्राफिक डिटेल्स एंटर करते हैं। फ्रॉम देयर रेसिडेंट के डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट करते हैं। अगर हेड ऑफ फैमिली डिटेल्स हैं तो उस हिसाब से एंट्री होती है। देन वी कैप्चर द बायोमेट्रिक कैप्चर, विच इज फोटो, फिंगरप्रिंट्स एंड द आइरिस।
फ्रॉम देयर जैसे आपने कहा हम फिर से एक बार चेक करते हैं, एक्नॉलेजमेंट, देन द DMS स्कैनिंग एंड फाइनली ऑटो अपलोड ऑफ EID, राइट। सो ये प्रोसेस है जिसमें हम रोज एक बार एक्टिविटी करेंगे। द फर्स्ट वन दैट इज लॉगिन ID, GPS सिंक, ऑपरेटर सिंक एंड ऑपरेटर डिस्क्लोजर। ये रोज एक बार करना है, डेली 1 टाइम का एक्टिविटी है। रेस्ट एक्टिविटीज हर रेसिडेंट के आने पर, हर एनरोलमेंट के आने पर या एवरी EID पर ये एक्टिविटी हमें करना है। डेमोग्राफिक डेटा सेंटर्स, इसमें कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसमें कुछ डिटेल्स लग रहा है हमें जानने जैसा? पार्ट A टॉक्स अबाउट द बेसिक रेसिडेंस डिटेल्स, पार्ट B टॉक्स अबाउट पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, पार्ट C है कोई क्वेश्चंस? यस, हाँ, ओके, जस्ट अ मोमेंट सर। हाँ, अपडेट के लिए डालते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि आपका इंग्लिश में ही अपडेट होगा पूरा का पूरा, तो उस वजह से कई बार वो रिजेक्ट भी हो जाता है ट्रांसलेशन सिस्टम की वजह से। हाँ, और कई बार इंग्लिश की जगह हिंदी में कन्वर्ट जो होता है वो बहुत सारा अलग ही पूरा लैंग्वेज होती है, जिसको हमें फिर अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू करना पड़ता है। उसका मैम कैसे? ठीक है। सो दिस, ये जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस पार्ट सी, आप जो ट्रांसलिट्रेशन का कह रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी का, दैट वी विल टेक अप व्हेन वी डू द Q&A सेशन। तब तक के लिए प्लीज पार्क इट। आई वाज सेइंग इट क्वेश्चन इन द टर्म्स कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज जिसको हमें डिटेल में जाना है। सॉरी, यस, वी विल टेक इट इन Q&A। यस, सो व्हाट यू सेड राइट, पार्ट ए हम यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं लैंग्वेज का, वी हैव वन मोर साइन ओवर देयर, राइट। सो पॉसिबली उस वजह से होता होगा, बट आई थिंक Q&A सेशन में विल टेक इट इन डिटेल। पर्सनल डिटेल्स फिलअप करते समय वी टॉक अबाउट ऑल द डिटेल्स, द नेम ऑफ द रेसिडेंट, डेट ऑफ बर्थ, एज एंड सो ऑन, जेंडर। सी, पार्ट सी में हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स की, दैट इज एड्रेस एज पर द प्रूफ ऑफ एड्रेस दैट इज गिवन, पिन कोड अगेन एज पर द प्रूफ, एग्जैक्ट पोस्ट ऑफिस एंड कंफर्म। लोकल लैंग्वेज के लिए जो आप बता रहे थे ट्रांसलिट्रेशन एरर्स, सो आइदर हम गूगल यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम गूगल यूज कर रहे हैं सो गूगल के केस में व्हेन वी राइट नाउ, जैसे हमने एक वर्ड डाला था तो वहाँ पर इट रीड्स इट इन अ डिफरेंट वे। लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड, उसका नाम है शर्लिन, लेकिन वही शर्लिन जब मैं गूगल पर डालती हूँ तो वो कुछ और रीड आउट करता है, राइट। सो प्लीज आप खुद भी एक बार चेक कर सकते हैं करेक्टनेस के लिए। सो अगेन रेसिडेंट के रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स जो स्क्रॉल डाउन लिस्ट में दिए हुए हैं, उन्होंने जो सबमिट किया है उसके हिसाब से आपको अपलोड करना है। क्या डेट ऑफ बर्थ के लिए उन्होंने क्या प्रूफ दिया है, एड्रेस के लिए क्या दिया है, आइडेंटिटी प्रूफ क्या सबमिट करा है। फर्दर व्हेन वी टॉक अबाउट बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर के लिए करेक्ट पॉस्चर में बैठना है, एंश्योर दैट कि चेहरे पर ज़्यादा स्माइल या वन साइडेड फोटो या सेल्फी टाइप का फोटो या कैप के साथ का फोटो ना हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। चश्मे पहन के मैं फोटो निकलवा सकती हूँ? ओके, इट इज अलाउड अगर प्लेन ग्लासेस हैं तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं गॉगल्स पहनकर निकालना चाहती हूँ, सन ग्लासेस पहनकर फोटो क्लिक करवाते हैं, दैट विल बी इनटू अ रिजेक्टेड पार्ट। Operator shall capture the fingerprints as said, left 4, right 4 and then the 2 thumbs. हाँ, इन केस अगर लोअर बायोमेट्रिक क्वालिटी है, जैसे हम बात कर रहे थे मॉर्निंग में कि अगर क्वालिटी इज लो, तो उस समय वी कैन डू अ फोर्स कैप्चर, राइट। सो मैक्सिमम लिमिट जो हमारे सिस्टम की है इज 4 टाइम्स। सो 4 टाइम्स के केस में वी कैन कैप्चर इट इन दैट वे, अगर पहली बार हमें लग रहा है कि द क्वालिटी इज नॉट गुड। सेम विल हैपन फॉर द आइरिस डेटा कैप्चर के लिए भी सेम ही चीज होगा। इन केस ऑफ लो आइरिस क्वालिटी वी कैन गो फॉर, हम फोर्स कैप्चर के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, फोर्स कैप्चर हम ले सकते हैं, लेकिन मिक्स आइरिस कैप्चर नहीं करना है, विच मीन्स किसी और का आइरिस कैप्चर करके अपलोड कर दिया, वो नहीं करना है।
रिव्यू एंड कंफर्मेशन, एक बार हमने जो भी कुछ अपलोड कर दिया है जस्ट रिव्यू इट. वंस द रिव्यू इज डन, आपको वहाँ पर कलर्स के हिसाब से दिखाई देगा. रेड कलर विच विल इंडिकेट कि कहीं पर एरर है, ग्रीन विल इम्प्लाई दैट कि सब कुछ बराबर से कैप्चर हो गया है, एंड ऑरेंज विल से दैट कि हम जिस स्क्रीन पर हैं वो स्क्रीन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, रेस्ट ऑल इज कंप्लीटेड, राइट. सो प्लीज चेक अप ऑन द कलर एंड वंस इट इज ऑल ग्रीन देन वी कैन गो अहेड विद द रिव्यू. सो रिव्यू स्क्रीन पर अगेन हम ये सारी डिटेल्स एक बार रेसिडेंट को भी दिखा सकते हैं. रेसिडेंट चेक करके कंफर्म कर सकते हैं. वंस रेसिडेंट इज कंफर्मिंग इट देन द बायोमेट्रिक अपडेट विल बी जनरेटेड. एक बार रेसिडेंट ने कंफर्म कर दिया फिर हम वापस जा सकते हैं? नो, वी कैन नॉट रोल बैक. सो रिव्यू एंड कंफर्मेशन ऑफ कैप्चर्ड डेटा में दिस इज हाउ द रिव्यू विल बी डन. देन द ऑपरेटर्स फिंगर एंड अगर HOF का है तो HOF फिंगरप्रिंट एंड फर्दर वी कैन क्लिक ऑन सेव. एक्नॉलेजमेंट के लिए प्लीज जनरेट द रिसिप्ट इन इन अ रीजनल लैंग्वेज. सो अगर वहाँ पर चाहते हैं तो हम हिंदी या वहाँ की लोकल लैंग्वेज में प्रिंट करा सकते हैं, अदरवाइज डिफॉल्ट में इंग्लिश में प्रिंट होगा. क्लिक द प्रिंट बटन एंड फाइनली द एक्नॉलेजमेंट विल बी देयर. कंसेंट फॉर एनरोलमेंट वी कैन क्लिक देयर एंड द process, the basic process is done. Acknowledgement printing के बाद signature of both the resident and the operator is done, then we can attach the documents. So we can click on print attach documents का tab. Documents attach करने के बाद which means scanning the documents again, वहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कहीं पे हम mistake ना करें. Then coming on the fees part, काफ़ी बार डिस्कस हो गया है, so I'll not go in detail. वी नो कितना फीस है, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ GST जो पहले ही डिस्कस हो गया है. यस, देन द कंप्लीट प्रोसेस फ्लो कि कहाँ कहाँ पर सो ये पैकेट जब रेडी हो जाता है, द फर्स्ट स्टेप एज वी से द पैकेट इज कंप्लीटेड विच हैज ऑल द डिटेल्स डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक along with the documents. This packet is auto uploaded from client application, reaches to Aadhaar processing, that is at the data center. वहाँ पर डीडुप्लीकेशन चेक होगा कि ये ऑलरेडी डिटेल्स किसी और के नाम से तो नहीं है. फ्रॉम देयर द रेसिडेंट का डॉक्यूमेंट्स वैलिडेशन होगा कि डॉक्यूमेंट्स बराबर मैच कर रहे हैं या नहीं, एंड दैट्स वेयर जनरेशन ऑफ आधार या अपडेट ऑफ आधार इज डन. फ्रॉम देयर रेसिडेंट को SMS जाता है या इंटीमेशन जाता है कि आपका आधार अपडेट हो गया है या आधार एनरोलमेंट इज डन, एंड फर्दर द रेसिडेंट विल रिसीव इट इन मैक्सिमम 90 दिन के समय में रेसिडेंट अपना आधार रिसीव करेंगे. उसके बाद आता है, उसके बाद रेसिडेंट जो है वो ऑनलाइन भी आधार की काफ़ी सारी सुविधाएं ले सकते हैं, जैसे कि वो अपडेट कर सकते हैं, अपने आधार को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, वर्चुअल IDs भी क्रिएट कर सकते हैं. अब ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, अगर रेसिडेंट ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं तो आपको क्यों बता रहे हैं हम? एग्जैक्टली, हर किसी को ऑनलाइन के बारे में नहीं पता है, एंड पॉसिबली अगर कोई रेसिडेंट वहां पर आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम दूसरी बार नहीं आ सकते हैं, अगर कुछ काम होगा तो क्या होगा. सो दिस इज ऑल्सो वन एक्स्ट्रा सर्विस, ये नॉलेज आप उन्हें दे सकते हैं बिकॉज ये नॉलेज अब आपके पास है. सो बायोमेट्रिक अपडेट प्रोसेस की ओर देख लेते हैं एक बार. जो चाइल्ड है या बच्चे हैं जिनका लेस देन 5 years में एनरोलमेंट हुआ है, वहाँ पर हम वाई आर वी अपडेटिंग इट. सो एज वी कैन सी इट, रोहन जब 5 साल से छोटा था तो आधार पर नो हाउ ही लुक्स बिटवीन एज 5 and 15 एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट, दिस इज हाउ, एंड रोहन अबव 15 years एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट क्या चेंजेस होंगे. सो दैट वी विल सी. एंड फर्दर जो हमने कहा था एक्सेप्शनल केसेस, अगर किसी ने हाथ खो दिए हैं ड्यू टू एक्सीडेंट या आंख पर इंजरी है, देन हाउ इट विल वर्क. प्लास्टिक सर्जरीज के केस में, या फिर कभी हम कहते हैं ना कि रिजेक्ट हो गया आधार, राइट, सो व्हाई इट हैपेंड. सो एक्सेप्शनल हैंडलिंग्स हम कैसे करेंगे. एक्सेप्शनल हैंडलिंग्स में वन इज दैट अगर 6 फिंगर्स हैं, 5 की जगह मुझे एक और फिंगर है, क्या वो एक्सेप्शनल हैंडलिंग में जाएगा? यस, नो, नो.
सिक्स्थ फिंगर है इज नॉट एन एक्सेप्शन, हमें 5 फिंगर्स का आइरिस चाहिए, सॉरी 5 फिंगर्स का बायोमेट्रिक चाहिए, सो वो एक्सेप्शनल में नहीं जाएगा। लेकिन अगर मेरा एक फिंगर ही नहीं है या एक से ज़्यादा फिंगर्स नहीं है देन वो एक्सेप्शनल में जाएगा, राइट। सो दिस इज वेयर वी से एक्सेप्शनल फोटो इज रिक्वायर्ड, अगर एक्सेप्शनल है तो। बायोमेट्रिक एक्सेप्शन बटन पे हमें क्लिक करना है, एज यू ऑल कैन सी देयर इट इज डाउन बॉटम। एक्सेप्शनल के लिए कैप्चरिंग रेसिडेंट्स बायोमेट्रिक एक्सेप्शन, किस चीज़ का एक्सेप्शन है ये हमें स्पेसिफाई करना इम्पॉर्टेंट है। आँखों का कोई डिफॉर्मिटी है या फिर फिंगर्स में कुछ है, सो दैट स्पेसिफिक पार्ट आपको बताना है, उसका फोटो क्लिक करना है। इफ़ द रेसिडेंट हैज़ एक्स्ट्रा फिंगर प्लीज़ इग्नोर द एक्स्ट्रा फिंगर, उसे इग्नोर कर देना है। हमें 5 ही फिंगर्स के बायोमेट्रिक लेने हैं। बैंडेज्ड है अगर फिंगर पर, वो भी एक्सेप्शन में जाएगा। सो इस तरह से एक्सेप्शनल में 2 फोटोज होंगे, एक द फोटोग्राफ बेसिक फोटोग्राफ और दूसरा एक्सेप्शन का। सो एज यू ऑल कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, इस तरह से हमें फोटो क्लिक करवाना है। सो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर मे बी कोई एक फिंगर मिसिंग है या फिर आइरिस कैप्चर पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक आंख पर बैंडेड है या फिर एक आंख नहीं है, या फिर स्क्विंट या डिसोरिएंटेड आंखें हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में भी एक्सेप्शनल एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन के गाइडलाइंस हैं कुछ। सबसे पहले तो प्लीज चेक द फिंगर्स एंड द फिटनेस, स्पेसिफाई द डिटेल ऑफ इट, click on the specific part and click on any part of the image once, ताकि हमें पता चले कि ये डेटा अवेलेबल नहीं है, and then capture the exception photograph. Further सुपरवाइजर का वेरिफिकेशन होगा for biometric exceptions. ये सब कुछ एट वन गो करना है। सो अगर रेसिडेंट का एक हैज़ एन एक्स्ट्रा फिंगर, ऑफ कोर्स दैट हैज़ टू बी इग्नोर्ड। इन सच केसेस द ऑपरेटर शैल असिस्ट द रेसिडेंट। खासतौर पे अगर 6th फिंगर है तो जब बायोमेट्रिक हम ले रहे हैं तो हमें खास ध्यान देना है कि वो 6th फिंगर का बायोमेट्रिक पे कोई प्रिंट नहीं आए, राइट। सो वो हमें उन्हें सपोर्ट करना है। और जब एक्सेप्शन का फोटो लेते हैं तो पाम्स जो हैं वो कैमरा की तरफ फेस हो, इस तरह से फोटो लेना है ताकि क्लियरली दिखाई दे। रिजेक्शंस क्यों होते हैं स्पेशली एक्सेप्शंस के केस में? या तो एक्सेप्शन फोटो गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं है, एक्सेप्शन फोटो किसी और का ले लिया है, आधार मेरा है, आधार कीर्ति का है और एक्सेप्शन फोटो प्रीति का ले लिया है, सम अदर पर्सन, दैट विल नॉट मैच। एक्सेप्शन फोटो इंसान का ही नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट का ले लिया है या फोटो का क्वालिटी खराब है, या फिर एक्सेप्शन फोटो में कोई डिफॉर्मिटी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले कहा था कि जस्ट बिकॉज एक फिंगर का बायोमेट्रिक नहीं आ रहा है हमने उसे एक्सेप्शन में डाल दिया। तो अगर आप एक्सेप्शन फोटो देखेंगे तो ये बराबर है, फिंगर्स भी बराबर हैं, आंखें भी बराबर हैं, सो दिस विल गो फॉर रिजेक्शन, राइट। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस कि ये नहीं हो। ये कुछ रिजेक्शन के रीजंस हैं, एज यू कैन सी। एक्सेप्शन फोटो में कुछ भी नहीं है। फर्स्ट इज द आधार फोटो एंड द सेकेंड इज द एक्सेप्शन फोटो। लेकिन आप देखेंगे तो फोटोज उल्टे लिए हुए हैं, आधार वाले फोटो में हाथ ऐसे कर दिया है और मेन फोटो ठीक लिया है, एक्सेप्शन फोटो जो है वो आधार के फोटो की तरह लिया है। एक्सेप्शन फोटोज अगेन सेकेंड रो में हमें दिखाई दे रहा है द रॉन्ग बायोमेट्रिक एक्सेप्शंस। तो कुछ इस तरह से फोटोज लिए जाते हैं, पॉसिबली शायद वो भी पोस्ट लंच के बाद होते होंगे। ओके, सो कैप्चरिंग रेसिडेंट्स बायोमेट्रिक लीस्ट क्वालिटीज में, जहां पर क्वालिटीज कम है, सारे 4 अटेम्प्ट्स जो हैं वो हम ले सकते हैं। क्वालिटी ना भी ध्यान में रखें और हम कंटिन्यूसली 4 बार उनके बायोमेट्रिक्स या आइरिस ले लें, दैट विल वर्क। वो हमें डिलीट नहीं करना है एंड टू एंश्योर दैट ऑल द अटेम्प्ट्स आर अपलोडेड और सेम रेसिडेंट के सारे अपलोड्स हों। सो एग्जाम्पल, अगर मेरा आइरिस पहली बार में बराबर नहीं आया, पुअर क्वालिटी का आया, तो हम फोर्स कैप्चर कर सकते हैं और वो फोर्स कैप्चर जो 4 बार होगा वो हम चारों अपलोड करें या एटलीस्ट एक आधा बराबर होगा उसमें, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिटी। So this is how the force capture will happen.
some do's and don'ts, the basic do's and don'ts. सजेशंस, जब हम नाम वगैरह देखते हैं तो प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच किया जाए. नाम लिखते समय बीच में जनरली हम लिखते हैं M.N. शाह, सो M के बाद डॉट डाल दिया, ऐसे नहीं, पूरा नाम हो, डॉट्स वगैरह का इस्तेमाल ना हो, NA नॉट एप्लीकेबल नहीं लिखा हो, एंड द करेक्ट जेंडर टू बी कैप्चर्ड. एज, एड्रेस शुड मैच विद द प्रूफ्स, एंड फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम एक्सेप्ट नहीं करें. स्पेशल कैरेक्टर्स या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल ना हो. फोटोग्राफ बराबर लाइट में लिया जाए, एंड फोटो का फोटो नहीं लिया जाए. किसी और इंसान के फोटो की जगह किसी और चीज़ का ही फोटो अपलोड हो गया है. जैसे हम सुबह कह रहे थे कि बस मोबाइल में हम कुछ और कर रहे थे, उसने अपना फोटो क्लिक करा एंड हो गया. सो वो सब नहीं हो, उसका ध्यान रखा जाए. हेड वगैरह ऐसे टिल्ट नहीं हो जब वो फोटो कैप्चर हो रहा हो. इट हैज़ टू बी स्ट्रेट हो. एंड द डॉक्यूमेंट्स द ऑपरेटर शुड वेरीफाई. एक बार अपलोड करने से पहले हमें वेरीफाई कर लेना है. क्या हम फोटो कॉपीज ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के? नहीं, बट मैं तो आपके पड़ोस में ही रहती हूँ. यस, हमें उनके ओरिजिनल कॉपीज चेक करने हैं, और वो ओरिजिनल कॉपी का हम डुप्लीकेट या जेरोक्स अपने पास रख सकते हैं? नहीं. सो वंस इट इज डन, वो हमें उन्हें रिटर्न कर देना है. राइट, डन. सो गोइंग अहेड, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क, ओके, सो ये हमने देख लिया है. नाउ जस्ट एक क्विकली हम नज़र डाल लेते हैं ऑन द डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या रिक्वायर्ड है. एज वी सेड कि डॉक्यूमेंट्स टाइम एंड अगेन अपडेट होते रहते हैं. सो अ क्विक लुक एट इट. प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या क्या होना चाहिए? इट्स अ आइडेंटिटी प्रूफ. नहीं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या दिखना चाहिए? नाम एंड फोटो, करेक्ट. एड्रेस में सिर्फ एड्रेस दिखाई दिया, मेरा नाम नहीं दिखाई दिया, चलेगा? हाँ, मेरा ही एड्रेस है वो पता चलना चाहिए. सो नेम एंड एड्रेस. रिलेशनशिप प्रूफ में नाम, मेरा अपना नाम तो होना चाहिए. यस. एड्रेस होना चाहिए. रिलेशनशिप प्रूफ, रिलेशनशिप प्रूफ में नाम दिखना चाहिए और एग्जैक्टली रिलेशनशिप क्या है वो दिखना चाहिए. सो HOF बेस्ड अगर है तो HOF कौन है, हु इज द हेड ऑफ फैमिली, उसका नाम, उसके साथ का रिलेशनशिप शुड बी देयर. एंड डेट ऑफ बर्थ में क्या होना चाहिए? नाम, रिलेशनशिप. अगर मेरा अपना ही डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है तो मेरा नाम एंड डेट ऑफ बर्थ. अगर HOF है तो यस, नेम, रिलेशनशिप एंड द डेट ऑफ बर्थ. फिर सो देर आर सम लिस्ट, कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं. ये एक बार ही आपको रीड करना है. कई बार हमें लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्सेप्टेबल होंगे, हमने बस मान लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है. सो प्लीज एक बार ही लिस्ट देखकर ही आगे उसे प्रोसेस करना. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी स्कैन्ड. जब हम स्कैन कर रहे हैं, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, फोटोकॉपीज नहीं. एंड डॉक्यूमेंट्स जो हैं रेसिडेंट के नाम पर होने चाहिए या फिर HOF, हेड ऑफ फैमिली. अदर देन दैट इट विल गो फॉर रिजेक्शन. सम वैलिडिटी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट का वैलिडिटी, ड्राइविंग लाइसेंस का वैलिडिटी, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट्स काफ़ी जगह पर नहीं एक्सेप्टेबल है, लेकिन जहाँ पर एक्सेप्टेबल है इट इज़ ओनली वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months. वाटर बिल, जैसे आधार में लिखा है विनय कुमार, एंड सो आधार में विनय कुमार लिखते समय विनय में V और K में, कुमार में K, दोनों कैपिटल्स में है. प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में विनय एंड कुमार इज रिटन इन अ स्मॉल लेटर्स, तो ये चलेगा. दिस इज अ माइनर एरर, लेकिन अगर बड़े एरर्स हैं तो नहीं चलेगा. सो ये एक सिंपल एक्सेप्टेबल है. अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो भगवान दास ईश्वर दास हिरानी, आधार में किस तरह से नाम दिया है और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में किस तरह से नाम दिया है, नेम एंड दी फादर्स नेम. सो मिडिल नेम कहीं पर ऐड किया है या कहीं पर मिडिल नेम को एक्सपैंड किया है, कहीं मिडिल नेम एंड सरनेम ऐड किया गया है क्योंकि वो आगे पीछे लिखा गया था, विच इज एक्सेप्टेबल. सो दैट्स इट.
Again, gazette notifications for new name is important. That's it. So now we are open for Q&A session. For Q&A session, I will like to invite Ashish. Can we have Ashish here? Yes. Can I have a round of applause for Ashish? ये हमें help करेंगे for Q&A session. Good afternoon everyone. Very good. First thing, हमने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो हमारे डीडीजी थे, सीईओ सर थे, सब ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी. बहुत अच्छा हमने डेटा का एनालिसिस देखा, कितने रिजेक्शंस होती है, इंडिविजुअल कितना है, इनरोलमेंट कितनी रिजेक्शन होती है, अपडेट कितना होता है. सो ओवरऑल एक आधार का हमारे पास एक बहुत अच्छा पिक्चर हमारे सामने रेडी हो चुका है कि जिससे कि हमें जो बेसिक डिटेल्स है और इनरोलमेंट एंड अपडेट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ हमें समझ में आ चुकी है. इस सेशन के बाद हम 10 से 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे और इस सेशन में हम मेनली डिस्कस करेंगे कि रिजेक्शन कहाँ होती है, प्रोसेस क्या है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है और आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है जिससे कि रिजेक्शन ना हो. तो आपकी स्क्रीन पर जो भी एक QC पोर्टल दिख रहा है, ये एक ऐसा हमारे पास पोर्टल होता है. जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो ऐसा हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है. लेफ्ट साइड में रेसिडेंट का फोटो है, उसके नीचे उसका डेमोग्राफिक डिटेल्स है. सेंटर में आप जो टैब्स में जो आप रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं वो आता है. राइट साइड में हम उसको एरर कैटेगरी में मार्क करते हैं. अगर सब कुछ सही है तो करेक्ट, अगर किसी भी एरर में वो फॉल कर रहा है तो हम उसको उस एरर कैटेगरी में मार्क करेंगे. दिस इज हाउ अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द QC विल गो ऑन. ठीक है, मैं इस चीज को क्यों दिखा रहा हूं, आप ऊपर देखिए फोटो, HOF, POI, POA, POR एंड POB. ये आपके पास 4 से 5 टैब है. आप लोग क्या करते हैं कि जब कोई न्यू इनरोलमेंट होता है, मान लीजिए किसी ने स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट दिया, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर POI, POA एंड POB, राइट? वैलिड है? यस और नो? अब आप क्या करते हो कि किसी एक टैब में उस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर देते हैं, रिमेनिंग टैब को आप छोड़ देते हैं फॉर द न्यू इनरोलमेंट. हमारे पास क्या होता है, वो एक टैब में हमारे पास POI आ गया. हम जब दूसरे टैब में गए तो POA है ही नहीं, POB है ही नहीं. हम क्या करें उसको फिर? अल्टीमेटली वी हैव टू रिजेक्ट दैट पैकेट. हमको उसको अल्टीमेटली रिजेक्ट करना पड़ता है उस इनरोलमेंट को. मैं इसको क्यों आपको बार बार ध्यान दिला रहा हूं, क्योंकि आप जब भी कोई इनरोलमेंट करो, कोई भी न्यू इनरोलमेंट हो, अगर एक ही डॉक्यूमेंट सारे टैब्स में एप्लीकेबल हो रहा है तो आप उसको उतने बार स्कैन करके उतने टैब्स में आप अपलोड करो. एक मिनट, क्वेश्चन से बाद में लगे. इसमें आपका जब आप सारे टैब्स में जब तक आप नहीं दोगे तो हमें ना टैब वाइज डिसीजन लेना होता है. किसी भी एक टैब में अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट गलत होगा और उसमें जैसे ही हमने कोई एरर मार्क किया, आपका ओवरऑल जो पैकेट है वो रिजेक्ट हो जाता है. दिस इज द मेजर प्रॉब्लम. आपको ये शायद फील्ड में नहीं समझ में आती होगी, बट दिस इज द रियलिटी. हमें क्या होता है कि हमारे डेटाबेस में हमारे ईच POI, POA, POR के अगेंस्ट में हमारा एक रिपोजिटरी स्टोर होता है जिसको आप CIDR बोलते हैं, सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी. अगर हमने किसी एक POI डॉक्यूमेंट में आपने सारा डॉक्यूमेंट स्कैन कर दिया जो कि POA के लिए भी एप्लीकेबल है, POB के लिए भी एप्लीकेबल है, तो कल को अगर मैंने न्यू इनरोलमेंट सेग्रीगेट करके मैंने डेटा निकाला डेटाबेस से, तो हमारे पास सिर्फ उस इनरोलमेंट आईडी का POI आएगा. उसके साथ क्या POB लगा हुआ है, क्या POA लगा हुआ है, हमें नहीं पता चलता. एंड एट द एंड जब आप बोलते हो कि ये रिजेक्शन हो गया या RO हमें रिक्वेस्ट भेजते रिजेक्शन एनालिसिस कीजिए, इसका क्यों रिजेक्ट हुआ, हमारे पास वो डेटा नहीं होता क्योंकि आपने एक ही टाइम में सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए. दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम. न्यू इनरोलमेंट में आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 99.6% पॉपुलेशन इंडिया में सबके पास आधार है और जो न्यू इनरोलमेंट है वो मेजरली 0 to 5 ईयर्स के लिए ही है. अगर अभी भी कोई ग्रेटर देन 18 ईयर्स के पास आधार नहीं है और वो इनरोलमेंट के लिए आ रहे हैं तो आप उस चीज का ध्यान रखेंगे कि उनका एक एक डॉक्यूमेंट POI, POA एंड POB सब कुछ वेरीफाइड होना चाहिए.
एक जगह भी अगर आपको सस्पिशियस अगर लग रहा है तो आप उसका एनरोलमेंट नहीं करेंगे, स्पेसिफिकली फॉर द न्यू एनरोलमेंट। कोई लीनियंसी नहीं, कोई लीवरेज नहीं, आप डॉक्यूमेंट लेके आइए तभी हम उसको इनरोल करेंगे, फॉर स्पेसिफिकली फॉर द न्यू एनरोलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, ये कुछ ग्रेव एरर्स है जो स्टार्टिंग से कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। DOE 1 क्या होता है, DOE 2 क्या होता है, बायोमेट्रिक एरर्स क्या होते हैं। तो ये कुछ आपके ग्रेव एरर्स हैं जिसके बेसिस पे आपको पेनलाइज किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपका सस्पेंशन जो भी 10,000 15,000 की पेनल्टी लगती है। ये जो आपके एरर कैटेगरीज हैं, इस एरर कैटेगरी में जब भी आपके कोई पैकेट रिजेक्ट होती है वो उसको ग्रेव एरर माना जाता है। मिसिंग डॉक्यूमेंट, फोटो ऑफ फोटो, एज मिसमैच, फिर आपका चाइल्ड फोटो मिसमैच, ये जितने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो जितने आपको एरर्स दिख रहे हैं ये सारे ग्रेव एरर्स होते हैं। आप चीज को पहले समझिए। आपको जब आप फील्ड में इनरोल करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये चल जाएगा, चल जाएगा, और कल को अगर उसका डेटाबेस मैंने निकाला तो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। आप इस सीरियसनेस को समझो। आप 136 करोड़ पॉपुलेशन का अगर आप बोलोगे कि इसका ये डॉक्यूमेंट लगाते हैं चल जाएगा, कभी कभी चल भी जाता है, शायद हमसे मिस्टेक हो जाती है या जो आपका सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, उससे मिस हो जाती है, शायद कभी कभी निकल जाता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के आधार ना बने जिसमें कि या तो डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है, गलत डॉक्यूमेंट अटैच है, या फिर कोई एरर किया हुआ है। इंटेंशनल हो नॉन इंटेंशनल हो डजंट मैटर, बट गलत आधार अपडेट या इनरोल नहीं होना चाहिए। पता है ना आपको कि आधार को हम क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, पता सबको? आइडेंटिटी प्रूफ तो है। जहां भी आप जाते हो सब जगह आधार मांगते हैं। हम नहीं बोलते कि आप आधार को सब जगह वैलिड मानो, बट वो आधार लेते हैं। क्यों लेते हैं? कोई आंसर बता सकता है? नहीं, बायोमेट्रिक तो है। बायोमेट्रिक तो ऐसे भी आप कहीं जाओगे तो वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। डुप्लीकेसी, ठीक है। डुप्लीकेसी पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने अगर HOA बेस्ड इनरोलमेंट करवाने के लिए मैं आया हूं, ठीक है, मेरे पास एक रेसिडेंट रहता है, मैं HOF उसका इनरोल करवाने आया हूं, क्या आप आधार उसका वेरीफाई करते हो कि ये लेटेस्ट है या पुराना है? कोई करता है? कैसे करोगे? वेरीफाई आधार डिसेबल हुआ, बट आप नहीं कर पाते हो ना अभी। अगर वो हो सकता है कि किसी पुराने एड्रेस पे वो अपना आधार लेके आ रहा है, आप उसी आधार पे HOA बेस्ड इनरोलमेंट कर दोगे। शायद हो सकता है उस एड्रेस पे वो रेसिडेंट रहता भी ना हो, लेकिन किसी और का आधार उस एड्रेस पे बन गया। और HOF तो हमने कभी एज लिमिटेशन पे नहीं लगाया, HOF तो कोई भी कर सकता है। आप चीजों को सीरियसनेस को समझो। जो एक छोटा सा गैप है जिसके लिए हमने रेसिडेंट को बोला है कि नहीं ये एक फैसिलिटी हमें रेसिडेंट को देनी है, उस फैसिलिटी का कहीं गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। और इसी तरीके से होता है। आपके पास कोई आधार लेके आता है, आपको पता ही नहीं होता वो अपडेटेड है, पुराना है, कितने साल पुराना है, फर्स्ट आधार है, और आप उसमें देखकर मैन्युअली उसका एड्रेस इनपुट कर देते हो। हेड ऑफ द फैमिली बेस्ड पे इनरोलमेंट हो गई, वो हेड ऑफ द फैमिली उस एड्रेस पे रहता है नहीं रहता है मुझे नहीं पता, बट किसी और का आधार उस पे बन गया, बन जाता है ना, ऐसी ही प्रोसेस है ना। तो ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं इसको हमें ध्यान में रखते हुए जो न्यू इनरोलमेंट्स है उस पे स्पेसिफिकली स्ट्रिक्ट रखना है। एक भी डॉक्यूमेंट जहां पे आपको लगे कि ये प्रॉब्लम है या कुछ मिस्टेक्स है या ओवरराइटिंग किया हुआ है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये नहीं कि हाँ बहुत दूर से आए हैं तो उनका कर देते हैं, तो दोबारा आ सकते हैं, लेकिन कल को अगर कुछ गड़बड़ हो गया ना तो उनके साथ साथ आप भी जाओगे, फंसोगे साथ में। इसलिए ऐसा काम ही नहीं करना है न्यू इनरोलमेंट में कि किसी को भी ऐसा फील हो कि नहीं आधार ये गलत बन गया है, हमने कुछ डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया, उसका तो लिमिट ऑलरेडी एक्सीड कर गया, अब वो हम हर एक रीजनल ऑफिस घूम रहा है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ का एक ही लिमिट था, वो भी मैंने अपडेट करवा लिया है क्योंकि इनरोलमेंट ऑपरेटर की गलती थी, अब हम क्या करें। और एक्सेप्शन हैंडलिंग इज लिटरली एन एक्सेप्शन प्रोसेस। बहुत हेडेक है और इतने आसानी से आधार नहीं बनता। शायद कुछ लोगों को पता होगा कि एक्सेप्शन प्रोसेस बहुत
क्रिटिकल है और इतने आसानी से कोई भी रीजनल ऑफिस उसको अप्रूव नहीं करते। जो आप नेम चेंज या किसी के फादर्स का नेम को पिक कर लेते हो, किसी के मिडिल नेम पिक कर लेते हो, और कोई भी एक पीओआई डॉक्यूमेंट लगाता है जिसमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है, और उस रिलेशनशिप स्टैब्लिश की वजह से आप उसका पीओआई मान के उसका नेम अपडेट कर देते हो। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल सिनेरियो। ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखिए। आप ये मत समझिए कि मुझे एक सर्विस है, मैं एक सर्विस दे रहा हूं और उस सर्विस देने के बाद माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तब तक खत्म नहीं होती है जब तक उसका सही आधार नहीं बनता। ये देख लीजिए, अगर आप लोग के पास फोन है आप इसका फोटो खींच लीजिए। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल जो आपका इंफॉर्मेशन है कि DOE 1 क्या होता है, DOE 2 क्या होता है, बायोमेट्रिक क्या होती है, बायोमेट्रिक एरर 2 क्या होता है। ये सारे एरर्स का आप एक फोटो खींच लो, अपने पास रेफरेंस के लिए आप रख लो। ये एरर कैटेगराइजेशन है जिसमें आप जिस भी एरर में आप जैसे मार्क होगे उसके अकॉर्डिंग ये आपकी पेनल्टी लगेगी। अब ये कुछ कॉमन सिनेरियोज है, शायद आपको ऊपर से या पीछे वालों को नहीं दिख रहा होगा। ये DOE 1 के कुछ सिनेरियोज हैं, DOE 2 के कुछ सिनेरियोज हैं। DOE 1 में आपका फ्रॉडलेंट आता है, मिसिंग आता है, जो डॉक्यूमेंट बेस्ड एरर होते हैं। DOE 2 में आपका इनवैलिड डॉक्यूमेंट आता है, डेमोग्राफिक एरर आता है एंड पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट आता है। DOE 1 मार्क होते ही आपको पता है किस तरह की पेनल्टी होती है। DOE 2 में थोड़ा सा कम पेनल्टी है बट उसमें पेनल्टी है। तो ये जो सिनेरियोज है, इस सिनेरियोज में हम आपका डेटा क्वालिटी चेक करते हैं। रिसेंटली एनरोलमेंट ऑपरेटर गाइडलाइंस, उसके साथ साथ QC मैनुअल गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट दोनों ही अपडेट हो रहा है, क्योंकि अभी जितने सिनेरियोज आ रहे हैं, हमें जो फील्ड से जो इनपुट मिल रहा है उसमें ऐसे ऐसे सिनेरियोज आ रहे हैं कि जिसमें लोग इजीली बहुत कुछ कर लेते हैं, और कल को हमें पता चलता है तब जब कोई ग्रीवेंस आता है, कोई इशू रेज करता है, कोई मिनिस्ट्री से कोई कॉल करता है कि नहीं भाई आपने तो ऐसा रूल बनाया, इसकी वजह से ऐसा आधार अपडेट हो गया। एक का क्वेश्चन था शायद फुल नेम चेंज का। फुल नेम चेंज पे मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं। हमने बोला फुल नेम चेंज हम गैजेट नोटिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट करेंगे अलोंग विथ ओल्ड नेम POI डॉक्यूमेंट विथ फोटोग्राफ्स। यही है, यस और नो? अब पुराने नेम के POI डॉक्यूमेंट में गैजेट आपका ये स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट भी हो सकता है ना? क्यों? हमने तो कहीं स्पेसिफिक नहीं लिखा। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट हमने क्या लिखा है? फुल नेम चेंज के लिए हमें एक गैजेट नोटिफिकेशन चाहिए जो कि नए नाम का होगा। पुराने नेम का हमें कोई एक POI डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें उसका फोटोग्राफ होगा। यही मांगा ना हमने। पुराने नेम का तो आपका स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट भी कोई लेके आ सकता है, तो फिर तो वही प्रॉब्लम हो गई। हमने चीजों को ठीक करने की कोशिश की, फिर किसी ने एक लूप होल निकाला और फिर वो ऐसे इस तरह के काम करने स्टार्ट कर दिए उसने। आप स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट पुराने नेम का POI डॉक्यूमेंट आप नहीं लेंगे। उसको छोड़ के लिस्ट में जितना भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो आप एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ओल्ड नेम का POI डॉक्यूमेंट में स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट कंसीडर नहीं होगा। ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे फर्स्ट में है जेंडर फोटो मिसमैच। इनरोलमेंट ऑपरेटर ने गलती से या इंटेंशनल या नॉन इंटेंशनल, आई डोंट नो, हमें नहीं पता चलता कि वो जानबूझ के कर रहा है या गलती से हो गई है, बट यहाँ पे फोटो किसी मेल का है और वहां पे इनपुट मेरे पास मैसेज आया फीमेल।
हम इसको क्या करें, हम अगर इसको DOE 1 में मार्क करेंगे तो आप सस्पेंड हो जाओगे, पेनलाइज हो जाओगे, बट वी आर फोर्स्ड टू डू दो, हमें वो करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अगर जेंडर फोटो मिसमैच है देन दिस इज अ DOE 1, दिस इज अ ग्रेव एरर। सेकेंड है एज फोटो मिसमैच, यहाँ पे जो फीमेल है उनका फोटो देख के लग रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 ईयर्स होगा मैक्स, एज जो मेरे पास आया है वो है 81 ईयर्स। तो आपको लगता है कि आप गलतियां नहीं करते हो, मैं बस आपको सिनेरियोज दिखा रहा हूं कि मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं और मुझे कोई बोलता नहीं कि आप इतने रिजेक्शन क्यों करते हो, आई एम फोर्स टू डू सो। मैं क्या करूं ये सब सिनेरियोज का, कैसे पास करूं मैं इसको? आई नो कि आप भी एक इकोसिस्टम पार्टनर का हिस्सा हो, आपके बिना आधार नहीं चलेगा, आई नो, बट अगर ऐसे सिनेरियोज मेरे पास आता है तो मुझे वो रिजेक्ट ही करेंगे, वो भी DOE 1 में। थर्ड है आपका फोटो ऑफ फोटो। सी अब क्लियर देखो, फोटो ऑफ फोटो खींचा हुआ, रिफ्लेक्शन आ रही है फोटो की। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, ह्यूमन फोटो मिसिंग, देखो कुछ भी फोटो डाला हुआ है वहां पे। अगर इस पे आधार बन जाता है तो फिर से कल को वही होगा कि हनुमान जी का फोटो आधार बन गया, भगवान का आधार बन गया, किसी और का आधार बन गया, फिर आप हंसोगे बोल के ये कि देखो किसी का भी आधार बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि हम ही गलती करते हैं, वो शायद हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए और आपने उसको हमें फोर्सफुली भेजा कि आप इसको देखो, हमसे मिस हो गया और वो जनरेट हो गया। अब ये देखो बर्थ सर्टिफिकेट है, ये किसी ने फोटो और POB टैब में बर्थ सर्टिफिकेट दिया है। बर्थ सर्टिफिकेट में जो रेड से सर्कल किया हुआ है वहां पे किसी ने मशीन से टाइप करके ओवरराइट किया हुआ है। शायद आप उस रेसिडेंट को जानते होंगे, आप उसको जानते हो कि इसका डेट ऑफ बर्थ यही है, हमें क्या पता कि वो रेसिडेंट कौन है और वो फ्रॉड करना चाह रहा है कि वो सही करना चाह रहा है। अगर हमने इसको पास किया तो हमारे रेपोजिटरी में यही डॉक्यूमेंट स्टोर होगा। कल को अगर कोई क्वेश्चन किया तो बोला कैसे एनरोलमेंट ऑपरेटर्स हैं आपके, कैसे QC की टीम है आपकी जो ऐसे पास कर देते हैं। अगर कहीं ओवर राइटिंग है तो आप रेसिडेंट को बोलिए कि जिस डॉक्यूमेंट को आप लेकर आए हैं उसके जो ऑथराइज्ड जो आपके एडवाइजरी हैं वो वहां पे साइन कर दे, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई भी लिख देगा कहीं पे तो हम उसको क्या पता चलेगा कि वो वेरीफाइड है या नहीं है। वाइडनर यूज्ड इन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, क्या जरूरत है, कितना महंगा स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, फ्री है ना वेबसाइट से डाउनलोड करना, तो डाउनलोड करके दोबारा भर लीजिए। वाइडनर क्यों लगाना, और उसको आप एक्सेप्ट भी क्यों करते, क्यों भेजते हैं हमारे पास? सर्टिफाइड डिटेल्स में पूरा ओवर राइटिंग करके दोबारा लिखा हुआ है। सेम एरर्स, वाइटनर, ये POR डॉक्यूमेंट, आई डोंट नो कौन सा डॉक्यूमेंट है। ये देखो क्या है, ये आधार बनवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? अब ये देखो आपने सिलेक्ट किया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, ठीक। डॉक्यूमेंट क्या है, कोई पब्लिक माध्यमिक विद्यालय है, उसमें एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, साइन किया हुआ है, और ये डॉक्यूमेंट हमारा अप्रूव लिस्ट में हम मानते भी नहीं है इसको। आप उसको भेज देते हो कि शायद कोई पास कर दे या चला देगा इसको। आधार में आधार देते हैं आप, मैं आधार का एड्रेस देख के आधार का एड्रेस कैसे अपडेट करूं? अब देखिए ये एक वैलिड केस है, मैंने इसे क्यों रखा है यहाँ पे।
कभी कभी क्या होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट जब बनता है बच्चे का, उसमें उसका नामकरण नहीं होता। अब बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आरजीआई इशू करता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। उस समय नाम नहीं होता है तो वो क्या करते हैं कि उस जगह को ब्लैंक छोड़ देते हैं और बाकी रिमेनिंग इंफॉर्मेशन भर देते हैं। इसलिए कि कल को अगर आपका नाम हो जाता है, नामकरण कर दिया जाता है, तो आप आके अपडेट करवा लीजिए। इन्होंने क्या किया, खुद से ही नामकरण करके लिख दिया और वो आपने स्कैन करके भेज दिया। आपको भी लगा कि हाँ सही है, यही तो नाम है, भेज दो। अब आप किसी का यूपीआई पेमेंट करोगे, उसके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से निकाल के स्क्रीनशॉट भेज दोगे आप, और कैसे आप उसको एक्सेप्ट करते हो, आई डोंट नो। ये कॉमन एरर्स था जो मेरे पास आते हैं, उसके कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा दिए थे। इसके अलावा अब मैं आपके रिजेक्शन पे बात करता हूं। आपके पैकेट मैक्सिमम टाइम रिजेक्ट होता होगा, टेक्निकल एरर। आई नो द पेन जो है ग्राउंड में, मुझे पता है। डेटा प्रोसेस एरर, नो डिस्क्रिप्शन, रीजन नॉट फाउंड, पैकेट डेटा इनवैलिड, यूआईडी इनएक्टिव, टेक्निकल इश्यूज। आप आरओ को अप्रोच करते हो कि इसका मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग एक मैसेज कोड निकाल के दो, क्यों हुआ ये? कभी अप्रोच किया आपने? कल मैं टेक सेंटर से आया हूं, बेंगलोर से, और मैं वहां पे स्पेसिफिकली ये सारे रिजेक्शन कोड के साथ साथ जो एमडीडी प्रोसेस होता है, मैनुअल डीडुप्लीकेशन। देखिए हमारा सिस्टम एक सेडा से बना हुआ है। आप जो भी पैकेट आप यहां से भेजते हो वो हमारे एक सेडा में आता है। सेडा से 14 स्टेजेस हैं, वो घूम के वापस से सेडा में आता है। उसके बाद वो आधार जनरेट होता है। सेडा से पहले एक प्री सेडा होता है, जहां पे कि अगर आपका मान लीजिए डॉक्यूमेंट आपने स्कैन किया, अपलोड किया, लेकिन वो हमारे पास नहीं पहुंचा, तो वो प्री सेडा में रिजेक्ट हो जाएगा। उसका मैसेज कोड जाएगा, पैकेट वाज रिजेक्टेड इन प्री सेडा फ्लो। सेडा इतना टेक्निकल मत जाओ। तो ये जो रिजेक्शन है वो सेडा से पहले होता है। अब आते हैं सेडा पे। सेडा के बाद जो पैकेट स्टार्ट होती है, बेसिकली पैकेट की जर्नी सेडा के बाद स्टार्ट होती है। आप चीज को समझो, यहाँ ये जो प्रोसेस है ना, इससे आपको समझ में आ जाए कि आपकी गलती कहाँ होती है। सेडा के बाद वो पैकेट अलाइन होता है क्यूसी में जाने के लिए। क्यूसी में टोटल 5 स्टेजेस है। न्यू इनरोलमेंट के लिए डीडीसी, उसके बाद स्मार्ट क्यूसी, देन न्यू इनरोलमेंट, अगर एक्सेप्शन है तो बायोमेट्रिक एक्सेप्शन, एंड देन उसके बाद वो क्यूसी से आउट होता है। किसी भी एक जगह पे पैकेट सस्पिशियस लगा, कहीं ना कहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा अंडर द मैनुअल डेटा क्वालिटी चेक। दिस इज द रिजेक्शन कोड ऑफ क्यूसी। इसको छोड़ के अगर कोई भी रिजेक्शन है दैट इज नॉट रिलेटेड टू द क्यूसी, ऑल आर रिलेटेड टू द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ द सेडा। क्यूसी से निकलता है, उसके बाद जाता है वो मेटा डेटा वैलिडेशन में। आप पूछो मेटा डेटा वैलिडेशन क्या होता है? आपका ईसीएमपी क्लाइंट वैलिड है नहीं है, एनरोलमेंट ऑपरेटर वैलिड है नहीं है, आपने जहां से सिंक किया उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वैलिड है नहीं है, आपने जीपीएस एक्टिव था, इंटरनेट कनेक्टिविटी थी, ये जितने इंफॉर्मेशन आपसे फील्ड से रिलेटेड है, क्लाइंट से रिलेटेड है, वो मेटा डेटा वैलिडेशन में होता है। तो क्यूसी के बाद भी इट्स अ चांस कि जहां पे आपका पैकेट रिजेक्ट हो जाए, दैट इज अ मेटा डेटा वैलिडेशन। उसके बाद होता है OSI, ऑपरेटर सुपरवाइजर इंट्रोड्यूसर वेरिफिकेशन। अगर वहां पे किसी का सस्पिशियस लग गया, वहां पे भी रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है बायोमेट्रिक, जो MDD है, मैनुअल डीडुप्लीकेशन। वहां पे आप जो फिंगर, आइरिस और फेस, ये जो भी आप स्कैन करते हो, इसका एक स्कोर आता है हमारे पास। मैंने रिसेंटली जो कल मैंने देखा, वो मेरे लिए मतलब शॉकिंग था कि किसी ने ऐसे आप स्कैन करते हो कि 4 फिंगर मैंने यहां से लिया, उसको ऊपर मैंने फिर से 4 फिंगर उसके रेसिडेंट का लगा के दे दिए। ये मैंने आंखों से देखा कि ऐसे पैकेट वहां पे आते हैं।
आप क्या करते हो, स्कैनर ठीक से साफ नहीं किया आपने, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो कंटिन्यू उसी पे फिंगरप्रिंट आप ले रहे हो, धीरे धीरे उसका स्कोर कमता जाता है और बायोमेट्रिक मैचिंग में वो रिजेक्ट हो जाता है। अब जो बायोमेट्रिक हमारे पास दिखता है, आइरिस एग्जैक्ट बहुत अच्छे से दिखता है। आपको लगता होगा ना कि शायद छोड़ दो कोई बात नहीं, हाँ, जो फोर्सफुली की बात चल रही थी, फोर्सफुली कभी भी आप नॉर्मल रेसिडेंट का मत कीजिए, एक्सेप्शन केसेस में कीजिए, जहां पे रेसिडेंट 60 ईयर से एबव है, जिनका बायोमेट्रिक कैप्चर नहीं कर पा रहे, या बच्चा है और वो 0 to 5 के बीच में आधार बना और उसके बाद वो 5 ईयर के अंदर में ही आधार अपडेट करवाना चाहता है, उस सिनेरियोज में बायोमेट्रिक ठीक से नहीं मैच होती, तो वहां हमें फोर्सफुली देना पड़ता है। लेकिन जो नॉर्मल रेसिडेंट है, जो 30 साल का है, 20 साल का है, 40 साल का है, उसकी बायोमेट्रिक सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट वहां पे जब आप फोर्सफुली डालते हैं ना, तो एमडीडी में वो दिखता है कि ये फोर्सफुली डाला हुआ है और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, और उसका स्कोरिंग होता है 2, 3, 17, 19 आउट ऑफ 100, वो वहां रिजेक्ट हो जाता है। आप सिस्टम के ना कॉम्प्लेक्सिटीज को समझो कि 136 करोड़ पॉपुलेशन के डेटाबेस को संभालना इतना आसान नहीं है, और ये जो जितने स्टेजेस हैं, ये सारे स्टेजेस मैनुअल भी हैं और ऑटोमेटेड भी हैं, कहीं ना कहीं तो एक पैकेट फंसी जाता है। अब आप ऐसा मान लो कि मैंने अगर ये इस कोड में रिजेक्ट किया कि आपका लेफ्ट फिंगर का, लेफ्ट हैंड का जो फर्स्ट फिंगर है वो मैच नहीं किया ओरिजिनल आपके फिंगरप्रिंट से, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। ये मैं रेसिडेंट को अगर मैसेज भेजूं तो रेसिडेंट क्या बोलेगा कि मुझे इससे क्या मतलब है? ये आपकी परेशानी है, ये हमारी परेशानी है। दिस इज नॉट ए रेसिडेंट हेडेक। वो वहां पे टेक्निकल इश्यूज, डेटा प्रोसेस एरर, वो वहां पे उस तरह के कैटेगरी में रिजेक्ट होते हैं। आप ऑफलाइन इनरोलमेंट कर रहे हैं, जैसे ही आपने सिस्टम सिंक किया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपका इंटरनेट चला गया। जो आप पैकेट बोलते हो, जो ईआईडी बोलते हो, वो ईआईडी प्री सेडा के बाद बनता है, जहां पे आपका डॉक्यूमेंट, उसका बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, आपका क्लाइंट वर्जन सब कुछ मिलके एक 14 डिजिट का एक ईआईडी बनता है। वो ईआईडी बन नहीं पाया, टेक्निकल एरर। मैं समझाऊं कि कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं आया या क्या नहीं आया, कैसे नहीं आया, कैसे समझाऊं मैं? और रेसिडेंट को उससे मतलब भी नहीं है। ये सारी चीजें जो है बाहर से देखने में बहुत इजी लगता है, बट जब सिस्टम में जाओगे, आपको अगर हैंडल करने के लिए दिया जाएगा ना, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। बाहर से तो ठीक है, 14 डिजिट का आधार है, तो 14 डिजिट के आधार को मेंटेन करने के लिए सोचो आप कितने रीजनल ऑफिस हैं, कितने एक टेक सेंटर है और कितने रिसोर्सेज काम कर रहे हैं। यहां से जब पैकेट एमडीडी से निकलता है तो जाता है आपका एफएमएस सिस्टम में, दैट इज अ फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम। यहां पे कुछ पैरामीटर सेट है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, वहां पर पैरामीटर सेट है। इस पैरामीटर में अगर आपका पैकेट फॉल किया तो रिजेक्शन कोड आएगा, EID फाउंड एज अ फ्रॉड एंड रिजेक्टेड। ऐसे टोटल 432 मैसेजेस हैं, रिजेक्शन के, एक्सेप्टेंस के, किस तरह के रेसिडेंट को मैसेज जाना चाहिए, किस तरह से इनरोलमेंट ऑपरेटर को मैसेज जाना चाहिए, उसमें भी अभी हम काम कर रहे हैं कि आपके पास ही मैसेज जाए। तो ये सारे जो टेक्निकल चीजें हैं, ये आपको ग्राउंड पे नहीं पता होता। आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास एक इनरोलमेंट करना है या अपडेट करना है, आया रेसिडेंट, जानकार ही होता है, कर देते हैं। जानकार भी हो तो बोल देते हैं कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, 85 रुपया तो जाएगा, 100 रुपया तो जाएगा। आप ये देखो कि अगर वो रिजेक्ट हो गया, अगर डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवा रहे हैं तो लिमिट गई, नेम अपडेट करवा रहे हैं तो भी लिमिट गई। लिमिट से याद आया, बर्थ सर्टिफिकेट जो एक्सेप्शन केसेस जो हमने लिखा है यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में, इसमें कहीं हमने ये नहीं लिखा है कि हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग में बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए। दैट इज अ स्मॉल मिस। ये लिखा हुआ डिक्लेरेशन चाहिए। अब आप लोग क्या करते हो, डिक्लेरेशन ही सीधे भेज देते हो। डिक्लेरेशन के साथ हमें वो बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो वो जाएगा एक्सेप्शन में, वो QC पास होगा, उसको रीजनल ऑफिस वहां से उसको पिक करेंगे और वो फिर बैकएंड से बैट लिस्टिंग होकर आपका आधार जनरेट होगा। और अभी जो रिसेंटली मैंने नोटिस किया है
कि जो HOF का एड्रेस अपडेट का डिक्लेरेशन है वो कोई ऑपरेटर नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्ट करता है अंडर द न्यू इनरोलमेंट और वो भेज देता है। जो HOF का डिक्लेरेशन है, पता है ना आपको, एड्रेस अपडेट के लिए HOF डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन जिसको आप बोलते हो, दैट इज ओनली फॉर एड्रेस अपडेट एंड दैट और डॉक्यूमेंट जो है वो बस एक POR एक्ट करेगा। लेकिन जबकि वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आता है, हमारे पास न्यू एंड अपडेट का अलग अलग सा ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं है, एक ही लिस्ट है। तो उसमें वो लिस्ट में आता है, लोग क्या करते हैं, उसी को डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, न्यू इनरोलमेंट में डाला, अपडेट भेज दिया हमारे पास। हमारे पास वो बस एक कैटेगरी आता है, फोटो और एक POI में क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन। बहुत केसेस आ रहे हैं अभी, बहुत। अब मैं इसको क्या समझो, इंटेंशनल है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, या आप जानबूझ के कर रहे हो? तो ये एक कॉमन सिनेरियोज थे और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको शेयर किया है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। डेटा होल्ड नहीं होता है, डेटा MDD में होल्ड होता है। MDD में टोटल 4 प्रोसेस है, आप सुनो, MDD में टोटल 4 बैच के प्रोसेस चलते हैं, ठीक है। उस 4 बैच के प्रोसेस में 4 ऑटोमेटिक है और 4 मैनुअल है। अगर किसी जगह पे वो सस्पिशियस लगा सिस्टम को, लेकिन जो मैनुअली जो चेक कर रहा है उसको लगा कि नहीं ये पास हो जाना चाहिए, उस केस में वो 2-3 साइकिल घूमता है। तो वहां पे आपके पास वो जब चेक करोगे तो दिखेगा डेटा होल्ड पे है। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल टाइम वो रिप्रोसेस हो रहा है। एक वन बाय वन, आप कोई माइक देंगे प्लीज? एक मिनट, वन बाय वन, वी विल गो वन बाय वन। आप पहले हाथ उठाइए, उसके बाद माइक लीजिए, उसके बाद बोलिए। मेरे पास आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे। हेलो हाँ बताइए सर। प्लीज मेंटेन साइलेंस, प्लीज मेंटेन साइलेंस फर्स्ट। सर जब एनरोलमेंट करते हैं, सर मैं इधर एनरोलमेंट करते हैं, एक बंदे की मशीन है, उसमें वो बंदा एनरोलमेंट करता है, उसमें एनरोलमेंट लिखा हुआ आ रहा है एनरोलमेंट गॉट रिजेक्टेड ड्यू टू टेक्निकल रीजन। जब एनरोलमेंट स्लिप को अपन पोर्टल से चेक करते हैं तो वहां लिखा हुआ आ रहा है मिसमैच रिलेशनशिप। एग्री होता है, पर क्यों सर- होता है? जी आपको नहीं पता क्यों होता है? नहीं। किसी को पता है रिलेशनशिप मिसमैच क्यों होता है? बता दिया आंसर। नहीं सर, उस बंदे का पर्टिकुलरली 16 स्लिप सेम कंडीशन में रिजेक्ट हुआ है और आज तक 16 एनरोलमेंट ही किए उसने, सारे रिजेक्ट हो रहे हैं। वो HOF बेस्ड इनरोलमेंट है, नहीं, मोबाइल नंबर अपडेट हो रहा है सर, मोबाइल नंबर अपडेट है। ओनली मोबाइल नंबर अपडेट सर। एक मिनट, मेंटेन साइलेंस। देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं क्वेश्चन आंसर करूं और नहीं तो आप बोल लो, मैं जाता हूं। मेरे पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो जैसे सिस्टम चल रहा हो चलता ही रहेगा, कुछ भी कर लो, आप सुधार नहीं सकते। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 बाय 1 कीजिए, उसको एड्रेस करेंगे तो शायद जिसको नहीं पता उसको भी समझ में आएगा कि वो ऐसा प्रॉब्लम है, शायद मेरे लिए भी वो न्यू लर्निंग कर हो। एक साथ क्वेश्चन पूछोगे तो ना मुझे समझ में आएगा ना मैं किसी का आंसर दे सकता हूं। हाँ, आप बोल रहे थे कि HOF बेस्ड इनरोलमेंट नहीं है, बट नहीं वो मोबाइल नंबर अपडेट में बार बार इनकरेक्ट रिलेशनशिप में रिजेक्ट हो रहा है। जी सर। ठीक है, ये रिजेक्शन कोड गलत पिक कर रहा है वो रिजेक्शन कोड नहीं होगा, वो गलत सेडा से पिक हो रहा है। या फिर EID कुछ सैंपल आप निकाल के भेज देना रीजनल ऑफिस को, वो एनालिसिस करके आपको वापस बता। सर मैंने टेक सपोर्ट पे मेल किया था। टेक सपोर्ट नहीं, आप रीजनल ऑफिस अप्रोच कीजिए, रीजनल ऑफिस को बोलिए कि ये कुछ सैंपल EIDs है 5-6 जो कि इस एरर कैटेगरी में रिजेक्ट हो रहे हैं, जो कि सिर्फ मोबाइल अपडेट है। सर उस पर्टिकुलर उस ऑपरेटर का ही हो रहा है। एग्जैक्टली यही मैं बोल रहा हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर एक सिनेरियोज में हो रहा है ना, तो उस सिनेरियोज का एक एनालिसिस करना पड़ेगा जो आपको रीजनल ऑफिस जो कि आपको उसको हेल्प करेगी। रीजनल ऑफिस के पास आप अपना एक केस ना आप रिटर्न में दे दो, हम एक बार रीजनल ऑफिस से बात करके आप इस पे रिवर्ट करें। थैंक यू सर, थैंक यू।
लिख लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक दीजिए उनको। एक मिनट। हेलो हेलो प्लीज मेंटेन साइलेंस। नमस्ते सर, मैं नागपुर महाराष्ट्र मेंटेन साइलेंस प्लीज। सुनो, आराम से, अगर क्वेश्चन आंसर होना है तो सब लोग शांति से बैठेंगे, जो बोलेगा वो बोलेगा। एक आदमी है, हाथ उठा दो, देख लेता है, एक एक करके पहुंचेंगे। 500 में सबको मौका नहीं मिलेगा, 2 4 10 सवाल जरूर ले लिए जाएंगे, जिसका ज्यादा रिलेवेंट है वो अच्छा है, बट किसी सवाल पे सबको हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं। सुनो, इसीलिए है क्योंकि सीखने के लिए और समझने के लिए बुलाया गया है। जो तुम्हारे इश्यूज हैं वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जो यहाँ सॉल्यूशन नहीं होगा वो सॉल्यूशन हम नोट करवा करके बैक से बात कर लेंगे, बट एक एक कर करके बोलो। सब बोलोगे तो कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ बताइए। नमस्ते सर, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा क्वेश्चन एड्रेस चेंज से रिलेटेड है। एड्रेस चेंज में पहले सन ऑफ, डॉटर ऑफ, केयर ऑफ, इस तरह के 3 ऑप्शंस आते थे। आजकल सिर्फ केयर ऑफ का ऑप्शन आता है। बिल्कुल, क्योंकि तो हमने वो ऑप्शन हटा दिया है इसी एमपी से ही, क्योंकि अब जो डॉटर ऑफ, जो केयर ऑफ सेक्शन है, उसको हम उसी में एक ही में इंक्लूड कर रहे हैं जी। अगर आप लिखोगे डॉटर ऑफ समथिंग, तो वो आप आधार को ना एज ए पीओ और डॉक्यूमेंट आप स्टैब्लिश कर देते हो। तो वो हमारे लिए कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे कि बोला जाता है कि ये आधार है, इसमें मेरे फादर का नाम है, लिखा है डॉटर ऑफ, सन ऑफ, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जी। ये जब प्रॉपर्टीज के जो ट्रांजेक्शंस होते हैं ना, वहाँ पे ये बहुत वाइटल रोल होता है, इसीलिए हमने उसको स्टैंडर्डाइज करके केयर ऑफ सेक्शन कर दिया है। दैट विल नॉट सिग्निफाई कि वो डॉटर ऑफ है, सन ऑफ है या क्या है, जस्ट केयर ऑफ। सबके लिए सिंपल एक रूल। जी सर, दिक्कत इसमें होता है ना, महाराष्ट्र में क्या होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम होता है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। कुछ लोग एमपी साइड से आते हैं, उसका नाम होता है अशोक कुमार और पिता का नाम होता है मुकेश कुमार, तो वो लोग साथ में नहीं लिखते, वो नाम में फर्स्ट नेम में लिखते हैं अशोक कुमार और फिर नीचे में सन ऑफ का ऑप्शन होता था, तो वहाँ मुकेश कुमार, फिर एड्रेस स्टार्ट होता था। तो अभी साथ में लिखने के लिए उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता, उसके पास सिर्फ मुकेश कुमार का ही डॉक्यूमेंट रहेगा, पापा का नाम साथ में ऐड नहीं रहता उसके डॉक्यूमेंट में। नहीं, तो आप केयर ऑफ सेक्शन में ही उसको डाल दीजिए ना, मेरे पास तो रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट आ गया ना उसका। जी जी। उनको क्यों चाहिए कि वो सन ऑफ ही लिखवाएं अपने आधार पे? तो क्योंकि वो नाम के साथ ऐड नहीं होता ना उनके पापा का नाम, वो साथ में सिर्फ फर्स्ट नेम और कुमार ऐड करवाते हैं बस। एग्जैक्टली वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो आप जो रेसिडेंट के इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, आप आधार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अगर मैंने ये लीनियंसी दी, तो कल को कोई भी जो नेम अपडेट होता है, वो नेम अपडेट भी कोई एक आईडी प्रूफ दिखा के वो कर लेगा। जो एक पैन कार्ड दिखाएगा, वो बोलेगा कि ऊपर मेरा नेम है, नीचे फादर नेम है, आप उसको पिक कर लो। मैं क्यों पिक करूं उस चीज को? इसीलिए हमने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि नहीं, केयर ऑफ सेक्शन ही रहेगा। आप जो एनरोलमेंट स्लिप में आप डालोगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डॉक्यूमेंट होगा, वहां पे अगर उनका नाम होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। जी। और सर एड्रेस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल हम ऐड कर रहे हैं प्रूफ ऑफ रेसिडेंट में, सुनो, बाकी लोगों को भी समझ दो। सर सेम एड्रेस से रिलेटेड पूछ रहा हूँ। ठीक है, दूसरे लोग भी पूछ लेंगे। सर सर एक एरर आ रही है, अपडेट किया, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ सर आधार कार्ड अपडेट किया, 4 दिन बाद साइट पे स्टेटस चेक किया, आधार इज सक्सेसफुली अपडेटेड जनरेटेड, लेकिन डेटा उसका डाउनलोड कर रहे हैं तो पुराना ही डेटा उसका शो कर रहा है। बिल्कुल हो सकता है। आधार अपडेट होने के बाद जो मैंने एफएमएस तक आपको फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम तक समझाया था, उसके बाद एक प्रोसेस होता है यूआईडी पिकर। यूआईडी पिकर में क्या होता है कि अगर न्यू एनरोलमेंट है तो 12 नंबर का रैंडम जो डिजिट है वो पिक करके उसके साथ एसोसिएट होगा, या फिर अगर अपडेट है तो उस नंबर के साथ उसको लिंक करके आधार जनरेट किया जाता है, जो कि बाद में XML फाइल जनरेट होता है। आधार आपका अपडेट हो गया है, लेकिन जब तक XML फाइल जनरेट नहीं होगा तब तक आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। XML फाइल बेसिकली जो आपका लुक एंड फील होता है ना, जो आप डाउनलोड करते हैं, उसको XML फाइल बोलते हैं। तो वो जब होगा तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सर थैंक यू। हाँ, सर मैं ये बोलना चाह रहा था, जैसे इन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में वो सरनेम की प्रॉब्लम आ रही है उनको, सरनेम, यही प्रॉब्लम हमारे साथ भी आई है कि जो बाय डिफॉल्ट हमारे उसमें क्लाइंट में है, उसमें सिर्फ केयर ऑफ आता है, उसमें हम कुछ नहीं टाइप कर सकते, सन ऑफ वगैरह, जैसे हम उसमें स्लैश टाइप करते हैं उसको नहीं लेता है वो। लेकिन यही अगर हम ऑनलाइन करता है कोई तो उसमें वो ले लेता है। लोग हमारे पास आते हैं कि हमने उनको रिफ्यूज़ किया, हमने उनको बेवकूफ़ बनाया, लेकिन उन्होंने खुद किया या किसी और से ऑनलाइन करवाया उन्होंने, तो वो उनका बन के भी आ गया। ठीक है, वैलिड पॉइंट नोटेड, हम देखेंगे इस पे, वैलिड पॉइंट है। हमारी टीम से कोई इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि ECMP क्लाइंट में ऑप्शन नहीं आ रहा है, SSUP में ही ऑप्शन है। आज सब आप लोग दिन भर रहे हो,
दिन भर का सेशन। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सेशन रहा। आपकी एनर्जी देख के बड़ी खुशी हुई। एक बार आप लोग अपने लिए ताली कर लो। आज जो पर्पस था मेरे ख्याल से काफी हद तक सर्व हो गया। यूआईडी की टीम जो यहाँ आई है और जिस तरह से उन्होंने सब एक्सप्लेन किया है, उसके लिए हमारी तरफ से वो विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। उनके लिए भी हम स्वागत करते हैं। और आपने सुना, पर्पस यही था कि आप रोज गांव में लोगों के आधार अपडेट करने के काम से जूझते हो। उनके बहुत सारे सवाल आते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं करते हो, कुछ कहते हो कि ये नहीं हो सकता है, तो वो आपसे सवाल करते हैं। आप किससे सवाल करोगे? तो हमने इसीलिए सोचा था कि यूआईडीआई यहाँ जो है वो इसकी पूरी ऑथोरिटी है। और आप ये समझते हैं कि 134 करोड़ लोगों के इतने सारे डेटा वो रखते हैं, उसके आधार पे वेरीफाई करते हैं और फिर बताते हैं कि सही है कि गलत, और उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। एक गलती और उनके सिर पे लोग डंडा बजाना शुरू करते हैं कि ये गलती कैसे हो। इसलिए उनको ये सिस्टम बनाना है। उनको जहां भी डर लगता है, जहां भी शक होता है कि हाँ ये गड़बड़ हो सकता है, वहां वो सेफ खेलते हैं, ना कर देते हैं। आज आपके सवाल हम देख रहे थे, सबके जो बीच में मरमरिंग और सबके रिएक्शन थे वो देख रहे थे। सबका एक ही था कि आपके जो सवाल है, जो लोग सवाल आपसे करते हैं, जब आप कह देते हो कि ये नहीं हो सकता, वो आप चाहते हो कि इनसे बताएं। बट वो ये भी बता रहे थे कि क्यों करें। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस लिखा हुआ है। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में, और कोई रिकॉर्ड नहीं जिससे ये वेरीफाई हो कि हाँ वो ज्ञान माध्यमिक विद्यालय है, तो वो सच में वहां ज्ञान माध्यमिक विद्यालय है या नहीं है। तो वैसे को कैसे करें? अभी उन्होंने सर्टिफिकेशन का एक नया सिस्टम शायद शुरू करने की बात थी, आई कि नहीं, कि अब जो सर्टिफाई करेगा, जो वेरीफाई करेगा, वो भी अपना आधार देगा, ताकि वो पहले वो वेरीफाई कर ले कि वो आदमी सच में है कि नहीं, या सही नाम से। तो वो भी अब 7-8 करोड़ तो रोज अटेम्प्ट होते हैं उनके पास। तो इसलिए उनको भी समझिए। और इसके अराउंड जो सेंसिटिविटी है वो आदमी का प्रूफ है कि वो इंडिया में है। इसलिए उसने कहा कि अब जब सब आधार हो गए हैं बड़े लोगों के, तो अब नए आधार कहाँ से आ रहे हैं? या तो वो कहीं से आया हुआ इलीगल माइग्रेंट है, या कुछ और कारण से हो गया, नाम बदल रहा है। तो इनके जो कंसर्न है वो समझिए। और चूंकि आप आधार यूआईडीआई के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप गांव में रहते हो, गांव वालों के रिप्रेजेंटेटिव हो, सही बात है, उसके लिए आप आधार से सवाल कर रहे हो, बट गांव में आप आधार के रिप्रेजेंटेटिव हो, उनको बताना। हम ये बिगिनिंग है, हम यहाँ आपसे शुरू किए हैं। हमने अब प्लान किया है कि राज्य स्तर पे भी ये करेंगे। आरओ से आपका इंटरेक्शन बढ़ाए। जैसे उन्होंने कहा कि कुछ कुछ सवाल हैं जो आप हमारे लोगों से पूछोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सीएससी का जो स्पॉक है उससे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको नहीं पता। आरओ में आप सवाल करवा लो, आरओ बताए। तो जी आरओ से संपर्क, हाँ, हम वही कर रहे हैं कि अब ये एक नेशनल वर्कशॉप करवाया, इसके बाद हम स्टेट लेवल पे कोशिश कर रहे हैं, और फिर आगे करके डिस्ट्रिक्ट और जोनल लेवल पे भी करवाएंगे, चाहे इंटरेक्शन बढ़े। हमारा पर्पस और आधार कार्ड के यूआईडीआई का पर्पस एक है। आप भी चाहते हो कि आप सही काम करो, जिससे कि एक्शन ना हो, बदनामी ना हो, सस्पेंशन ऑफ वर्क नहीं हो। आधार भी यही चाहता है कि गलत नहीं हो। उसने दिखाए, आशीष ने वो दिखाए सारे कि जो जो किस तरह के अपलोड होते हैं, और ये हमारे ही कुछ लोगों ने किया। कपड़े का उतार दिया और 20 साल की लड़की का फोटो और 81 साल का दिया, वो तो पता चलता। तो ऐसे कुछ लोग करते हैं, बट जो सिस्टम की रिजिडिटी होती है वो सबको होती है। बट ठीक है, अब हम उस रास्ते पे हैं जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो, हम लोग आपस में बात करें, एक दूसरे के कंसर्न को समझें, और फिर मिल करके एक ऐसा सिस्टम बताए। आप गाँव वालों को बताओ, अपने लोगों को बताओ कि भैया ये नहीं हो सकता, जो होता है वो कर लो, जो नहीं होता है उसके लिए अलग प्रोसेस। और वो जो उसने एक बात कही थी, जरूर देना, कर देते हैं शायद हो जाए,
इस चक्कर में मत पड़। ये नहीं, हाँ हाँ बच्चे, हाँ किसका फोटो अपडेट? आपका रिक्वेस्ट हम मान लिए, हम लोगों ने वो भी सुन रहे हैं, हम लोगों ने ले भी लिया है, और भी जो है हम उनसे ये बात करते हैं, उसको कोशिश करते हैं, कोशिश डन, अच्छी बात है। पर्पस भी यही है कि जो कुछ है कुछ नया कर सकते हैं, जैसे उसने भी 2-3 चीजें नोट की है, हम लोग करते हैं वो हम कर लेते हैं। तो UIDAI टीम का आज हुआ है, कुछ और 2-4 चीजें भी मैं आपसे मेरे ख्याल से बात कर ले, आज मौका है। आप लोग सिर्फ UIDAI ही नहीं करते, और भी चीजें हमारे साथ हम लोग करते हैं। CSC एज ए होल चलता है और UIDAI और आधार एक पार्ट है। मुझे जो कुछ हमारे ऑफिसर्स ने लिस्ट दिया है आपसे बात करने के लिए, उसके लिए हम बताएं कि धीरे धीरे ना सिस्टम में फॉर्मलाइजेशन ज्यादा होता जा रहा है। सिस्टम और समाज अब सब ये कह रहा है कि अगर आप काम करते हो तो जिम्मेदारी से करो, जो क्वालिफिकेशंस हैं वो ले लो, सर्टिफिकेशंस ले लो, और फिर ऐसी चीजें करो जो आगे रिजेक्ट नहीं हो, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है एक दूसरे से चीजें लिंक होती जा रही है। आप में सभी किसी न किसी बैंक के BC भी होंगे, तो BC के लिए भी कुछ चीजें हैं जो हमारे सिस्टम को जरूरत है। एक तो है कि सारे बैंक ने अब ये मैंडेटरी, बैंक ने नहीं RBI ने ही मैंडेटरी कर दिया है कि अगर कोई BC बने रहना चाहता है तो उसको IIBF का सर्टिफिकेट लेना होगा। ये बेसिक्स है, और उसमें बहुत सारे अभी आप लोग हैं जिन्होंने नहीं लिया है। अभी उन्होंने दिया है कि इनरोलमेंट के 9 महीने के अंदर नहीं लेने पे वो बंद कर देंगे। हम अभी बंद तो नहीं कर रहे हैं, अभी हम उनसे बात कर रहे हैं, बट अब हमें भी इतना पुश मत करो कि बंद हो जाए। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। IIBF का सर्टिफिकेट आप खुद भी ले सकते हो, ऑनलाइन है, हमारे ही सिस्टम से होता है। तो जिन्होंने नहीं लिया है वो जरूर ले लो, ये मैंडेटरी है, नहीं तो उसके साथ ही की चीजें होती है। अब तक चल गया है हम लोग बात करके, बट आगे बहुत दिन नहीं चलने वाला है। दूसरा ये है, उसको हम वर्कआउट कर रहे हैं कि हर साल पुलिस का एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप उसको प्रोक्योर कर लो। अगर प्रोक्योर करने में दिक्कत हो तो हम सिस्टम वर्कआउट कर रहे हैं कि आप अपना डिटेल्स जहां भी देते हो कर करके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को बता दो, हम उसको बल्क में लेने की कोशिश करेंगे, बट हर साल वो जमा करना पड़ता है। और सिस्टम में अपलोड का भी हम बना दे रहे हैं। अब ये अपडेटेड एक सिस्टम आ रहा है, VLE का भी रजिस्ट्रेशन बंद है कुछ दिनों से, मे बी इन ए वीक टाइम हम नया लाएंगे, जिसमें कि ये सारी चीजें अपलोड करने की आपको फैसिलिटी भी हम देंगे। तो ये 2-4 चीजें हैं, और एक BC का एग्रीमेंट होता है जो हम E-साइन के साथ लाएंगे। जब लाएंगे तो आप पढ़ कर करके उसको E-साइन के साथ ही साइन कर लेना। वो भी SBI ने के जो, इसमें SBI के BC कौन कौन है? गुड, थोड़े से इन लोगों ने तो साइन कर लिया है, SBI वाले एग्रीमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, बाकी बैंक भी धीरे धीरे ये करते जा रहे हैं। हाँ, दूसरा ये है कि जैसा कि मैंने बताया था शुरू में कि हम आप ना हमारे CSC के सिस्टम में अपेक्स पे हो। UCL का है कि वो हमारा सबसे ट्रस्टेड मतलब ट्रांजैक्टिंग VLE है जो उस एरिया में अच्छा काम करता है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप UCL के साथ साथ बैंक के पोर्टल पे भी ट्रांजैक्शन करते रहो, और बाकी जो हमारा DG पे और डिजिटल सेवा है सारी सर्विसेज देने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप UCL कर रहे हो और बाकियों को छोड़ रहे हो। वो ट्रांजैक्शन भी मैंडेटरी है, क्योंकि सिस्टम गांव के लोग, लोकेलिटी के लोग आपके पास आते हैं, आपका उनसे संपर्क है, तो सब कुछ करेंगे। तो ये हम लोग मॉनिटर करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक टूल भी बनाया है एनालिटिक्स करने का। अब हमें पता चलता है कि किस VLE ने किस दिन किस चीज में कितना काम किया। तो आपके से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बताते भी होंगे कि आपने इस पे तो इस महीने काम नहीं किया। तो पहले नहीं था, पिछले 1-1.5 साल से ये सिस्टम आ गया है। तो आपकी सारी का जो है काम वो पता चलते रहता है, तो उस पर ध्यान दीजिए। खास करके कुछ लोगों का जो ICICI के BC थे
आईसीआईसीआई ने अपना बीसी का नेटवर्क बंद कर दिया है। तो आप लोगों में जो आईसीआईसीआई के बीसी थे और यूसीएल लिए थे उसके स्ट्रेंथ पे, उनको किसी न किसी बैंक के उस पे माइग्रेट करना होगा। और इसके लिए हमने एक्सिस बैंक से बात किया है, जिसका एक्सिस बैंक का आसपास है वो कर लो, दूसरे बैंक का, बट प्लीज इसको कर लो, क्योंकि अगर बीसी का स्टेटस जाता है तो यूसीएल के स्टेटस में दिक्कत हो सकती है। कुछ दिन का रिलैक्सेशन है, हमारी टीम यहाँ है, जितने लोग हैं एक्सिस बैंक में बनना चाहते हैं वो ऑप्शन दे दे, हम उसको प्रायोरिटी पे करवा देंगे। ये तो कुछ ऐसी चीजें हुई। और एक हरीश है जो आजकल टूरिज्म और आईआरसीटीसी देखते हैं। आईआरसीटीसी का जो हमारा सर्विस था पिछले 2-3 महीने में काफी ट्रबल से गुजरा है, काफी पैसे रुके थे और कई के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए थे। अब हरीश ने काफी मेहनत कर करके सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया है। पास के कुछ चीजें जो अभी भी बची हुई हैं वो भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में करीब 90,000 लोग ऐसे थे, 90,000 था ना, 98, अच्छा, जिन्होंने अप्लाई तो कर दिया था, पैसे भी कट गए थे, 1000 रुपए या 100 रुपए जो भी थे, बट आईडी नहीं मिली थी आईआरसीटीसी। वो पैसे हमने सबके वापस कर दिए। नहीं हो पाया था तो उसको वापस कर दिए, पैसे आपके अकाउंट में चले गए होंगे। अगर आप चाहते हो तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। वो सिस्टम थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है और बाकी लोग भी आईआरसीटीसी के सिस्टम को फिर से ट्राई करके देख सकते हैं। होपफुली अब वो मुश्किल नहीं होगी, और अगर मुश्किल होती है तो हरीश की टीम उसको प्रायोरिटी पे देखती। ये तो कुछ ट्रांजैक्शन की बात हुई। बाकी ओवरऑल जो बैक में आता हूं आज के सिस्टम पे जिसका था, सीएससी आप जुड़े हैं, हम जुड़े हैं, हम सब एक उस परिवार के पार्ट हैं जिसका एक उद्देश्य है। ये प्योर बिजनेस नहीं है जिसको हम सिर्फ अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि हम पैसे तो जरूर कमाते हैं, लेते हैं पैसे अपनी सर्विस के, बट वो वाजिब पैसा है और सही तरीके से पैसा है। जैसे जैसे ये कारवां बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, हम लोगों पर लोगों की नजर भी बढ़ रही है और एक की गलती से सबको भुगतना पड़ता है। अब आप मुझे ये कहोगे कि आपका सिस्टम में ये फॉल्ट था, मैंने उसका फॉल्ट का फायदा उठाया, तो फायदा तो उठा लोगे जब तक कर सकते हो, लेकिन जब पता चलेगा तो जो रिएक्शन होता है, जो पेनल्टी होती है वो बहुत हेवी होती है। तब आप ये कहते हो कि इतना हेवी पेनल्टी क्यों मिलता है। ये दोनों सिस्टम समझ में नहीं आता, क्योंकि जब कर रहे थे तब ध्यान रखना, हम एक दूसरे के बीच वो ट्रस्ट का रिश्ता है। हम आप पे विश्वास करते हैं, आप हम पे विश्वास करते हो। और अगर कोई ट्रस्ट ब्रीच करता है और फिर ये कहे कि आपके सिस्टम में फॉल्ट था, मैंने एक्सप्लॉइट किया, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो फिर जब मुझे पता चलेगा तो मैं कार्रवाई करूँ। मैं 2 केस बताता हूँ। पहला केस बताता हूँ, एक दिन हमने आपको अपने पेमेंट गेटवे से वैलेट रिचार्ज के लिए इवन क्रेडिट कार्ड से बिना किसी फी के अलाउ करवाया है, शायद सबको पता होगा। ये हमने बैंकों से विशेष रूप से बात कर करके ये करवाया था, हमारे रिलेशनशिप को यूज करके। अब पंजाब में किसी ने क्या किया कि क्रेडिट कार्ड पे तो 40 दिन के बाद क्रेडिट होता है, तो मार्केट में अगर 40 दिन का उधार लेंगे तो 1 से 1.5% का मिल जाता है। उसने 1 हफ्ते के अंदर शायद 32 करोड़ रुपए हमारे सिस्टम से क्रेडिट कार्ड से वैलेट चार्ज करके निकाल लिए। जब हमारे सिस्टम में ये पता चला तो हमने उससे पूछा, तो उसने कहा कि साहब वो तो मैंने कैश निकाले 1% पे घुमा दिया। वो 32 लाख रुपए वो तो कमा गया, बट हमारे पूरे सिस्टम को वो डैमेज कर दिया। अब उसको तो खैर हमने कुछ नहीं किया, सिस्टम में बैंक से हमने बात की। ये छोटी बात तो हमें लगा है बड़ी बात, उसने कमा लिए। पीएमजी दिशा में आंध्रा के आईडी ने हिमाचल में बैठ कर करके एग्जाम करा लिया। जब पकड़ाया और हमने पैसे रोके तो वो सारी कहानियां मेरे मैसेज पे आने लगी कि सर हम तो गरीब वीएलई हैं, हमने तो 50,000 रुपए खर्च किए थे, 10,000 रुपए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को दिए थे, लोगों को गाड़ी और पेट्रोल से बुलाया था। भाई साहब ये सब घपले करने के लिए क्यों किए थे?
एक बात और, हमारे सिस्टम में ये प्लीज फैला दो, किसी को नई आईडी चाहिए, पुरानी आईडी चाहिए, पैसे किसी को ना दे। हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बहुत इंस्ट्रक्शन है कि पैसे नहीं लेना। फिर भी कोई देता है और काम नहीं होने पे, काम तो होना नहीं है। अगर रूटीन वे में काम होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। वो वाली बात हुई ना कि घर जब नौकरी का समय आता है फोर्स में तो बहुत लोग घूमते रहते हैं, 50,000 दे दो मैं नौकरी करवा दूंगा, नहीं दिलवा पाया तो पैसे वापस करो। ये बड़ा बढ़िया धंधा है। जिसका हो गया उसके पैसे रख लिए, जिसका नहीं हुआ उसके पैसे वापस करो। ये प्लीज मत करो। यूपी के 1-2 वीएलई ने हमें कहा कि फोन करके कि सर 6 महीने हो गए मेरी आईडी नहीं बनी, मैंने 3,000 रुपये दिए थे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को। मैंने कहा क्यों दिए थे, किसको दिए थे? सर छोड़ो ना, उसको आईडी करवा दो। यार प्लीज, हम सब एक साथ हैं, हमारे सिस्टम में करप्शन मत लाओ, नहीं तो फिर कोई लिमिट नहीं है। हमारे पास सिस्टम है, हम अगर ट्रस्ट के बियॉन्ड जाएं तो हम सिस्टम बना देंगे, बट फिर वो यूआईडीआई जैसा ही स्ट्रिक्ट और रिजिड सिस्टम हो जाएगा कि आप हिल नहीं पाओगे, काम करने में दिक्कत हो जाएगी। पीएमजी दिशा की आईडी में अब हम फोर्स होकर के जा रहे हैं कि आपके सिस्टम में हम एक डोंगल लगवाएंगे जिससे कि मेरा जीपीएस जियो फेंसिंग कर देगा। बट वो फिर चीजें बन रही है ना, हम जब ट्रस्ट कर रहे हैं तो ट्रस्ट करो यार, शांति से। गांव में 10, 20, 50 लोग करते हैं, ज्यादा नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एनोनिमसली या जैसे भी हमें ये भी खबर दे दो कि कौन लोग हैं। आधार जिनका बंद हुआ है, बहुतों के आते हैं सर मेरे से मेरी आईडी डिसेबल होगी, मैंने तो 1 लाख रुपया देकर के आधार का खरीदा था, मैंने उधार लिए थे, अभी तो 10 आधार इनरोलमेंट भी नहीं की, मेरी आईडी बंद हो गई। सर जी आपकी आईडी बंद हो गई क्योंकि आपने जल्दी में बहुत सारी चीजें कर दी, आपको लगा कि लाख रुपया लगा करके मैं 1 महीने में निकाल लूं। ये सब मत करो। जो चीजें हम ये कोशिश करते हैं कि वीएलई को, अब हम पूरी तरह से करें कि वीएलई को पूरी जानकारी दें, रिस्क की जानकारी दें, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और उसके बाद काम करें। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप यहां से जाओगे। आज सब बुलाने का पर्पस भी था कि हम लोग इंटरेक्शन करें। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे वर्कशॉप चल रहे हैं, हम आपसे आपके सिस्टम की जानकारी शेयर करेंगे, प्रोसेसेस की जानकारी शेयर करेंगे। वो करो जो जेन्युइन है। आप टेक्निकली जानते हो, कुछ लोग आप में काफी टेक सेवी हैं। एक अभी केस हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिसमें कि किसी ने वेबसाइट के थ्रू आधार के सिस्टम में करने की कोशिश कर रहा है कि हम यहाँ बैठे, मशीन यहाँ है, कोई दूसरी जगह से ला करके उसकी आईडी अपलोड करने की कोशिश की जा रही। किसी ने हमें खबर दी, तो अभी हम, तो ऐसे जो है, अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास नॉलेज है, हमारे पास आ जाओ यार, हम अच्छा सा काम दे देंगे तुमको। सीएससी में हमेशा ही अच्छे लोगों की जरूरत है, बट अगर उसको आप कुछ एक्स्ट्रा कमाने के लिए सिस्टम को सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो इतना ध्यान रखना, सिस्टम इतना बड़ा है कि आपको पकड़ लेगा।